ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अनुराग। आज हम लोग बात करेंगे वेट लॉस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरत का टॉपिक हो सकता है। मेरे लिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके बारे में बात करना। क्यों? क्योंकि वेट लॉस एक ऐसी चीज है जो, अगर इकलौते सर्विस की हम बात करें, बहुत सारी सर्विसेज दुनिया में, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बॉडीज प्रोवाइड करते हैं ना। अगर हम इकलौते सर्विस की बात करें तो वेट लॉस दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी एक सर्विस के लिए पैसा खर्च हो रहा है तो वो वेट लॉस के लिए हो। बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर। अब जब किसी चीज के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो चीजों को इंड्यूस करने के लिए भी पैसा खर्च होगा। वो एक डार्क रियलिटी और डार्क सीक्रेट है आज की हमारी लाइफ का। लेकिन मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं। वेट लॉस एक ऐसा काम है जो बिल्कुल भी फ्री में किया जा सकता, बिना पैसा खर्चा। हाँ, कुछ एक ऐसी चीजें होती है जिसमें आपको थोड़ा बहुत खर्चा करने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन समस्या ये होती है कि बहुत सारे लोग, वैसे तो आप सबको पता होगा, और बहुत सारे लोग वेट लॉस के बारे में गूगल करते रहते हैं, जानकारियां लेते रहते हैं। आप किसी से भी पूछ लो, चाहे उसका खुद का वेट बढ़ा हुआ हो, लेकिन वेट लॉस के दो चार तरीके तो सबको पता हो। वेट लॉस के ऊपर ज्ञान देने की बात आप किसी से भी पूछ लो, कोई ना कोई टिप कोई ना कोई दे ही देगा। कोई बोलेगा ग्रीन टी पी लो, कोई बोलेगा लेमन वाला पानी पी लो, कोई शहद और लेमन का बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई वाटर फास्टिंग बोलेगा, कोई क्या, तो कोई तरह तरह की इंटरमीडिएंट फास्टिंग बोलेगा, कोई इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी अलग अलग तरह के लोग बताएंगे। कोई डाइट बोलेगा, कोई योगा बोलेगा, कोई जिम जाने को बोलेगा, कोई जॉगिंग करने को बोलेगा, कोई आपको डाइटरी सप्लीमेंट्स की सलाह देगा, कोई फूड रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स की सलाह देगा। यकीन मानिए ये सारी चीजें काम कर, और इन सब के बिना भी वेट लॉस, वेट लॉस तब होगा जब आप जानेंगे कि वेट लॉस करना क्यों है। वेट, अब मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि वेट लॉस से क्या क्या नुकसान होते हैं। आप सबको पता है कि वेट गेन होने से क्या क्या, वेट लॉस के नुकसान नहीं, सॉरी, वेट गेन होने के क्या क्या नुकसान। लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हैंड रेज कीजिए कि कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं। और अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर ले तो और अच्छा रहेगा, नहीं मुझे नहीं लगेगा कि मैं भूतों से बात कर रहा हूँ। तो सभी अपना अपना कैमरा ऑन कर लें प्लीज, और ढंग से सीधे होकर के बैठें, प्रेजेंटेबल होके, और कैमरा ऑन करें। कितने लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं? बहुत सारे लोग वेट लॉस में इंटरेस्टेड हैं। जितने लोग हाथ उठाएंगे उन्हीं को टिप्स, जो कुछ टिप्स मैं बाकी रख लूंगा छुपा के, और वो अलग से केवल उन्हीं लोगों, सबको नहीं। तो ईमानदारी से बताइए कितने लोग? बहुत सारे लोगों को वेट लॉस करना है, ठीक है। ओके, तो इसमें से अब सिर्फ वही लोग हाथ उठा के रखें जो ये जानते हो कि उन्हें कैसे पता चलता है कि उनका वेट गेन हो रहा है, उन्हें कैसे पता चला कि वो मोटे हो गए। ये कैसे पता चलता है कि हम मोटे हो गए? कोई आके बताता है, आकाशवाणी होती है, या कपड़े फिट नहीं आने लगते हैं, कपड़ों का साइज बढ़ने लगता है। कैसे पड़ता है कि, क्योंकि वजन बढ़ना और मोटापा दो अलग अलग चीजें। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लीजिए कि वजन बढ़ना और मोटापा, वजन ज्यादा होना और मोटापा दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे को लोगों को लगता है कि हम वो जो स्केल होता है उस पे चढ़ते हैं, वेइंग स्केल पे, और अगर हमारा वजन ज्यादा आता है तो हमें वेट लॉस करने की जरूरत है। कुछ लोगों को अपना शेप एंड साइज जब लगने लगता है, कपड़े टाइट होने लगते हैं, बॉडी फैलने लगती है, तो लगता है कि वजन ज्यादा हो रहा है। तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि केवल वजन ज्यादा होना मोटापा नहीं है। आपका अगर स्केल पे वजन ज्यादा आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वेट लॉस करने की जरूरत है। वेट गेन को पहचाना जाता है आपके बीएमआई से। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। मतलब आपके उम्र, आपके हाइट, आपके वजन, इन तीनों के परिप्रेक्ष्य में, इन तीनों के रेफरेंस में आपके बॉडी में फैट कितना परसेंट है।
अगर आपकी बॉडी में 25% से कम फैट है, तो कांटा चाहे जितना भी दिखा रहा हो, आपको वेट लॉस की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी हो सकता है बोन डेंसिटी ज्यादा। कई बार बोन डेंसिटी ज्यादा होने से भी कांटे पे वजन ज्यादा आता है, और बोन का वजन फैट के वजन से ज्यादा। ठीक है। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? अगर आपका 25% से 30% के बीच में है, तो आप ओवरवेट हो रहे हैं, वजन आपका बढ़ रहा है। बीएमआई चेक करने के लिए आजकल बहुत सारी मशीनें आती है, तो वो कोई उसका मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको बताने नहीं जाऊंगा, आप खामखा कंफ्यूज होंगे। बहुत आसान तरीके आ गए हैं, साइंस ने डेवलप किया है, तो हमें आसान तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स जब 30% से ऊपर जाने लगे, जितना होना चाहिए वो 30% से जब ऊपर जाने लगे, तो उस स्टेट को ओबेसिटी बोलते हैं। उसमें भी ओबेसिटी में ग्रेड्स हैं, ओबेसिटी ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो सब चीजें आप गूगल कर सकते हैं कि कितना बीएमआई, तो उस सब के ज्ञान में नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो सेशन बहुत लंबा होगा। हमें सीखना क्या है कि वेट लॉस कैसे हो। हमने हमने ये तो एसर्टेन कर लिया कि हमारा भाई वेट भी ज्यादा है और वेट में फैट का परसेंटेज भी ज्यादा है, तो बेसिकली फैट लॉस कैसे होगा? वेट लॉस नहीं करना। जब आप वेट लॉस को टारगेट करते हैं, तो आप अपने शरीर से मसल्स और बोन्स का वेट भी घटाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट होता है कांटे में वजन देखना। तो कांटे में वजन मत घटाइए, क्योंकि बहुत सारे वेट लॉस के गलत तरीके हैं जो कांटे में वजन घटने पे टारगेट करते हैं, और उस कंडीशन में आपके शरीर से जो मसल्स हैं और जो बोन्स का वेट है वो भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से कांटे में तो वजन कम दिखने लगता है, लेकिन आपका शरीर वो कमजोर कर देता है। तो याद रखिए, जब भी वेट लॉस की अपनी जर्नी स्टार्ट करें, तो केवल अपने शरीर के बीएमआई को संतुलित करने की कोशिश करें। बॉडी मास इंडेक्स पे अपना फोकस रखें, कांटे में क्या वजन आ रहा है उस पे नहीं। वो कहलाता है हेल्दी वेट लॉस। कई बार कई केसेस में होगा, आपका इंच लॉस होगा और वेट लॉस नहीं होगा। कई लोग हमारे पास आते हैं वेट लॉस करने के लिए, वो महीने 2 महीने के बाद बोलते हैं, नहीं इंच लॉस तो हुआ है, कपड़े अब लूज होने लगे हैं, लेकिन वजन 1 किलो ही कम हुआ है, वजन 2 किलो ही कम हुआ है। वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। इसलिए कई बार लोगों को मैंने ऐसे बोलचाल की भाषा में बोलते हुए देखे हैं। और कई लोग वेट लॉस कंसल्टेंट, मुझे हंसी आती है, मैंने कई कंपनीज के साथ कंसल्टेंट्स को कहते हुए सुना है, वो अपने पेशेंट्स को बोलते हैं आपका फैट ना मसल्स में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों का भाई केमिकल फॉर्मूला ही अलग होता है, फैट कभी भी मसल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता। फैट मसल से रिप्लेस हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके शरीर में इंच लॉस हो रहा है, बीएमआई कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आप फैट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है। वेट तो इसलिए कांटे में मत जाइए। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है, तो आपका शेप सही हो जाएगा। अगर आपका बीएमआई कम हो रहा है, तो आपका फैट लॉस हो रहा है, वेट लॉस, उसी को हेल्दी वेट लॉस मानिए। क्योंकि कई बार वेट लॉस की जर्नी के दौरान आपके शरीर में, अगर आप न्यूट्रिशन लेकर के वेट लॉस कर रहे हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत होती है और ठोस होती है, उसका वजन बढ़ता है, आपके मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं। क्योंकि वेट लॉस के लिए हम कई बार एक्सरसाइज भी करते हैं, वेट ट्रेनिंग भी करते हैं, तो उस केस में आपके मसल्स मजबूत होते हैं, मसल्स हेल्दी होते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं लोग वेट लॉस के लिए, वो भी सही तरीका है। आपके मसल्स मजबूत होते हैं, तो मसल्स का वेट बढ़ रहा है, हड्डियों का वेट बढ़ रहा है, फैट का वजन कम हो रहा है। फैट में वैसे भी कम वजन होता है हड्डियों और मसल्स की अपेक्षा, तो जो चीज आप गेन कर रहे हैं वो भारी वाली, जो चीज आप घटा रहे हैं वो कम वजन वाली है। तो जो इफेक्टिव रिजल्ट दिखेगा ना किलोग्राम में, वो इतना नहीं दिखेगा। इसको यूं समझिए कि तराजू के दो पलड़े पे दो बोरियां रखी हुई है, एक में रुई भरी हुई है और एक में बालू भरा हुआ है। तो आप बालू खाली करते जाइए और रुई कितना भी खाली, उतना ही अमाउंट में खाली करते जाइए, लेकिन तालू तराजू के दोनों पलड़े बैलेंस रहेंगे क्या? रुई का वॉल्यूम ज्यादा होता है लेकिन वजन कम होता है, बालू का, सैंड का वॉल्यूम कम होगा, वजन ज्यादा होगा। तो फैट और जो बोन्स और मसल्स का रिलेशन है यही। तो सबसे पहले तो आपके वेट लॉस के टारगेट को समझिए कि आपको वजन में कम क्या करना है। मसल्स घटा लेना, मसल्स को वीक कर लेना, हड्डियों को वीक कर लेना इज नॉट अ गुड चॉइस। असली वेट लॉस, हेल्दी वेट लॉस तब है
जब आप अपनी बॉडी से अनवांटेड फैट घटा रहे हैं, अनवांटेड वाटर डिपॉजिट, सेल्यूलाइट्स, ये सब घटा रहे हैं, ठीक है, और शेप में आ रहे हैं। ये है सही तरीका वेट लॉस का। अब दूसरी बात हम समझते हैं कि वेट लॉस होता कैसे है, वेट लॉस होगा कैसे। तो ये बात आपको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, आप खुद ही डिसाइड कर सकते। क्योंकि सबका वेट गेन का वजह एक नहीं होता, सभी के वजन बढ़ने की वजह अलग अलग होती है, तो सभी के वजन घटने का तरीका भी अलग है। एक तरीका दूसरे पे काम करे वो जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि आपके वजन बढ़ने का तरीका क्या है। अगर आप इफेक्टिव वेट लॉस चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि वजन बढ़ने की वजह क्या है आपकी। क्योंकि वेट लॉस के तीन डायमेंशन होते हैं, तीन पार्ट होते हैं। पहला, वजन आगे बढ़ने से रोकना। मतलब अगर मान लो आपका वजन 80 किलो है और होना चाहिए 60 किलो, ठीक है, होना चाहिए 60 किलो। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि 80 से 81 पे ना पहुंचे। आपका वेट लॉस की जर्नी में सबसे पहला टारगेट होना चाहिए वजन को आगे बढ़ने से रोकना। दूसरा टारगेट, जो शरीर में स्टोर्ड फैट है, स्टोर्ड एक्सेस वेट है, उसको निकालना। और तीसरा टारगेट, इंश्योर करना कि निकलने के बाद दोबारा से वेट ना। जब हम, क्योंकि जिंदगी भर तो आप वेट लॉस नहीं करते रह सकते, वेट लॉस प्रोग्राम आप कोई भी अगर लेते हैं तो जिंदगी भर फॉलो नहीं कर सकते। आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम नहीं फॉलो कर सकते जिंदगी भर। तो अगर आपने वेट लॉस प्रोग्राम ऐसा चुन लिया जो आपको जिंदगी भर फॉलो करना पड़ेगा, तो आप भूल जाइए वेट लॉस को। फिर आप जिंदगी भर वही करते रहेंगे, घटाएंगे फिर बढ़ा लेंगे, फिर घटाएंगे फिर बढ़ा लेंगे, यही सी सौ चलता रहेगा आपकी लाइफ। तो आपके लिए कौन सा वेट लॉस प्रोग्राम सूटेबल है, वो चूज करना भी बुद्धिमानी का काम है, तभी आप सही ढंग से वेट लॉस करें। अब हम आते हैं इस फैक्टर की, वजन बढ़ता क्यों है। तो वजन बढ़ता क्यों है, आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे रीजन आ जाएंगे, लेकिन मैं उन साइंटिफिक फैक्ट्स, फिगर्स, ये सब चीजों पे आज नहीं जाऊंगा। बहुत आम भाषा में समझाने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपना वेट लॉस खुद कर सकें, बिना किसी खर्चे के कर सकें, बिना किसी की सलाह के कर सकें। कुछ एक चीजें हैं जिसमें आपको सलाह की या खर्चे की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी मैं बता दूंगा, उस केस में उसके बिना नहीं। तो सबसे पहले, शरीर में वजन बढ़ता क्यों है। तो आप देखेंगे ना, तो शरीर में वजन बढ़ने के बहुत सारे रीजन आ जाएंगे आपको। ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, जेनेटिक फैक्टर, ये वो ताम झाम, बहुत सारे रीजन आते हैं कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने गूगल किया होगा, आते हैं ना बहुत सारे रीजन। लेकिन मोटे तौर पे वेट गेन का एक ही रीजन, मोटे तौर पे एक ही reason, कि आपके शरीर को चाहिए डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए एक्टिव वर्क और पैसिव वर्क। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, हमारा शरीर बहुत सारे सिस्टम से बना हुआ है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, और बहुत सारे सिस्टम है हमारी बॉडी में। वो सारे सिस्टम बने हुए बहुत सारे ऑर्गन से, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन है, लंग्स है, हार्ट है, ट्रैकिया है, बहुत सारी चीजें हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में है बहुत सारे, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, बहुत सारे ऑर्गन। और सारे ऑर्गन बने हुए टिश्यूज से, और टिश्यूज बने हुए सेल्स। तो हमारे सारे ऑर्गन कुछ ना कुछ काम करते हैं, ऑर्गन कुछ ना कुछ काम करते हैं, यानी टिश्यूज कुछ ना कुछ काम करते हैं, टिश्यूज कुछ ना कुछ काम करते हैं, मतलब सेल्स कुछ ना कुछ काम करते हैं। कुछ एक्टिव हैं जो हमें दिखते हैं, कुछ पैसिव वर्क हैं जो हमें नहीं दिखते हैं। जैसे आपका स्टमक या इंटेस्टाइन डाइजेशन का काम करता है, आपको दिखता है कैसे पचा रहा है वो खाना। आपके फेफड़े हैं, वो हवा बाहर से लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, आपको दिखता है। आपका किडनी पता नहीं सैकड़ों लीटर पानी फिल्टर करता रहता है डेली, खून को फिल्टर करता रहता है, उससे पानी और गंदगी निकालता है, तो आपको दिखता है। तो इतनी जो मेहनत करते हैं आपके शरीर के अंग, यानी आपके शरीर के सेल्स, उनको एनर्जी तो चाहिए। वो एनर्जी उनको किस चीज से मिलती है? खाने से मिलती है। लेकिन खाने में हर चीज से एनर्जी नहीं मिलती। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे खाने को एनर्जी या कैलोरी देते हैं। हम बोलते हैं ना, खाने पे लिखा रहता है ना कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं जो खाने वाली है, उसमें कितना कैलोरी है, ड्रिंक है उसमें कितना कैलोरी है। कैलोरी मीन्स एनर्जी को मापने का वो एक तरीका है। तो हमारे सेल्स को चाहिए एनर्जी।
तो वो एनर्जी हमें मिलती है मोस्टली दो चीजों से, कार्बोहाइड्रेट से और ग्लूकोज से। तो आपके शरीर को एनर्जी कितनी चाहिए ये पता है शरीर, ठीक है। कितनी एनर्जी चाहिए वो हमारे शरीर को पता है। हमारे शरीर को कुदरत ने, ऊपर वाले ने बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी दी है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। उस हमारे शरीर को पता है कि हम डे टू डे में कितना काम करते हैं, कितनी कैलोरी बर्न करते हैं। लोग बोलते हैं ना कैलोरी बर्न करते हैं, बर्न करना मतलब कितना कैलोरी हम खर्च करते हैं। लेकिन कई बार इमरजेंसी है तो शरीर को यह भी बताया गया है कि कई बार हो सकता है बंदे को टाइम पे खाना ना मिले, कई बार बंदा फंस जाए कहीं ऐसी जगह खाना खा ना पाए। तो उस चक्कर में शरीर क्या करता है कि कुछ कैलोरी बचा के रखता है। जो एक्स्ट्रा कैलोरी आप खाने में लेते हैं वो बचा के रखता है, वो शरीर में स्टोर करता है। और स्टोर करने के बाद जब आप खाना नहीं ले रहे हैं, क्योंकि खाने का, डाइजेशन का ये सारा प्रोसेस, जो ये खाने खाने में आपको कार्बोहाइड्रेट मिला, शुगर मिला, उसको जो एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, खाने को जो ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो खाना तो 1.5 से 2 घंटे में पच पच के एनर्जी में कन्वर्ट होकर के कहानी उसकी तमाम हो जाती है। तो उसके बाद आपके शरीर को और एनर्जी चाहिए तो कहां से मिलेगा? तो क्या होगा, हर 1.5 2 घंटे में आपको भूख लगेगी। तो पूरा दिन बंदा खाता ही रहे, काम कब करे? तो पूरा दिन घर में वही चलता रहेगा, किचन में करछी चलती रहेगी, लोगों का हाथ और मुंह चलता रहेगा। तो उसके लिए जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारा हंगर सिग्नल डिजाइन किया गया कि हम कितना खाएंगे, वो इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि बॉडी आपके, जो आपका मेटाबॉलिज्म है, यानी जो ये बर्निंग का जो फंक्शन है, वो एक असेसमेंट रखता है बॉडी की कि डे टू डे बेसिस पे हम कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, कितनी कैलोरी खर्च करते हैं। तो उतनी कैलोरी, तो उसको वो बांट देता है कि कितने टाइम पे ये खाना लेता है, उसके हिसाब से बांट देता है। तो जितनी देर वो कैलोरी देगा, आप मान ले खाना खाते 2 घंटे में जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपका खाने खाने का डिफरेंस 6 घंटा है, तो वो 4 घंटे के लिए भी जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरी बॉडी में वो डिपॉजिट कर ले। ये डिपॉजिट कैसे होता है? फैट सेल्स के रूप, कुछ एक्टिव कैलोरी के रूप में और कुछ फैट सेल्स के रूप। तो अगर आप ज्यादा ही खाने लगे कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब शुगर का जो इंटेक है, चाहे वो चीनी से हो, आलू में होता है, गेहूं में, मतलब चावल में होता है, बहुत सारी चीजों में कार्बोहाइड्रेट और ये शुगर होता है। ऐसा नहीं है कि चीनी बंद कर देंगे तो खाली कम हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और शुगर आप अगर अपने कैलोरी के रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा लें तो आपके शरीर में जो फैट का डिपॉजिट है वो बहुत ज्यादा होने लगेगा। यानी जब आपने खाना नहीं खाया है उस दौरान भी जितनी कैलोरी की जरूरत है उससे ज्यादा। तो क्या होगा, मान लीजिए कि आपने जितनी कैलोरी बर्न करनी थी यानी यूज करनी थी कर ली, जो स्टोर किया था आपने उसमें से भी जितना यूज किया था उतना कर लिया, फिर भी थोड़ा बच गया, तो वो थोड़ा 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 फिर जमा हो, थोड़ा थोड़ा फिर जमा होने लगा, और वो आपका वजन बढ़ाने। एक तो ये रीजन है ओवर ईटिंग। रीजन वेट लॉस का एक ही है, बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी यानी एक्स्ट्रा फैट जमा। वो एक्स्ट्रा फैट जमा क्यों क्यों होता है? एक तो रीजन है ओवर ईट। दूसरा, आप ओवर ईटिंग तो करते हो, जो बॉडी का साइंस है, मेटाबॉलिक साइंस के हिसाब से आप उसके हिसाब से ओवर ईटिंग तो नहीं करते हो, लेकिन कैलोरी खर्च ही नहीं करते हो। मतलब ऐसा हो गया कि आप स्कूटर चलाते हो 10 किलोमीटर और पेट्रोल भरवा लेते हो रोज 25 किलोमीटर का, तो भी ओवरफ्लो होगा। लेकिन पेट्रोल तो 10 किलोमीटर का ही भरवाते हो, लेकिन चलाना शुरू कर दिया 1 किलोमीटर, तो भी ओवरफ्लो होगा एक दिन। होगा कि नहीं होगा? तो बॉडी को जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब कैलोरी कंजम्पशन जो बॉडी का होना चाहिए नॉर्मल डे टू डे, वो क्या होना चाहिए? वो बैलेंस्ड होना चाहिए।
अगर आपका बहुत ज्यादा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है तो नॉर्मल खाने से भी, ओवर ईटिंग से नहीं, नॉर्मल खाने से भी आपका वेट बढ़ने लगेगा। इसीलिए खाने को भी बोलते हैं कि सुबह का खाना राजा की तरह खाओ, दोपहर का खाना इंसान की तरह, रात का खाना कहते हैं क्या, गरीब की तरह खाओ। क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि सुबह आप उठते हैं 8 बजे, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप 2-3 बजे लंच करते हैं, और ये जो टाइम पीरियड होता है उसमें आप सबसे ज्यादा काम करते हैं, मेहनत करने वाला काम जो होता है, बाहर जाने वाला काम। उसके बाद आप लंच करने के बाद डिनर करते हैं 8 बजे के आसपास, टाइम गैप सेम है, लेकिन लंच के बाद भी आप मेहनत करते हैं। हो सकता है थोड़ा कम करते हो, लेकिन करते हैं। हो सकता है जो हाउस वाइफ्स हैं वो आफ्टरनून में सो जाती हो, घर का काम तब तक तमाम हो चुका है, तो थोड़ा कम करते हो, लेकिन करते हैं। डिनर के बाद क्या करते हैं? डिनर के बाद तो मोस्टली आराम ही करते हैं। तो अगर आपका डिनर ही हैवी, और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हैवी फूड क्या होता है डिनर, क्यों? सभी वर्किंग है, सुबह भागा दौड़ी में ही नाश्ता करना है, सुबह भागा दौड़ी में ही नाश्ता बनना भी है, तो जो बनेगा क्या, जो जल्दी बन सकता है और जल्दी खाया जा सकता है। लंच भी लंच बॉक्स में भर के ले जाना है, वर्किंग लोग हैं अगर तो, या काम करना है तो लंच अगर हेवी ले लिया तो नींद आएगी। तो ये सब चीजों की वजह से लंच लाइट हो जाता है। घर पे एक टाइम का खाना तो मजे से आनंद से बैठ के परिवार के साथ खाने का मौका मिलता है, तो उसी में होता है 56 भोग, जबकि उस टाइम में आपको कैलोरी की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप तो होने वाले हो रेस्टिंग पोजीशन में। जो बॉडी की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो तो केवल पैसिव एक्टिविटीज के लिए, तो एक्स्ट्रा कैलोरी आप सबसे ज्यादा मोस्टली डिनर में ले। तो एक तो ये गलत तरीका है, खाना खाने का तरीका आपका गलत है, तो इस वजह से भी वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन ज्यादा होता है। उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। मेटाबॉलिज्म क्या है? फूड को, यानी जो आप ग्लूकोज ले रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका, उसको जो एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अब वो कई रीजन से गड़बड़ हो जाता है। कई रीजन से गड़बड़ कैसे होता है? उसके कई सारे रीजन। या तो आपके खाना खाने की टाइमिंग बहुत खराब है, अब रात का डिनर बहुत लेट करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत लेट करते हैं, ब्रंच करते हैं, और रूटीन जो भी है वो फिक्स नहीं है। कभी इतने टाइम किया, कभी ब्रेकफास्ट किया, कभी नहीं किया, कभी ब्रंच किया, कभी डिनर अर्ली किया, कभी 12 बजे रात में खाया। तो आपके मेटाबॉलिज्म को, आपके बॉडी का जो, आपका बॉडी का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, उसको कभी पता ही नहीं चल पाता कि भैया इसके दो खाने के बीच में गैप कितना होता है, कितने बजे से कितने बजे तक इसके बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, कौन से खाने में कितना कैलोरी बर्निंग के लिए रखें, कितना कैलोरी स्टोर करें। ये हमेशा कंफ्यूज ही रहता है आपका जो सिस्टम है वो, तो वो कभी डिसाइड ही नहीं कर पाता। अगर आपके घर में अभी दिवाली आ रही है ना, सबके घर में दिवाली की सफाइयां होंगी। दिवाली की सफाइयों में लोग क्या करते हैं, विंटर के कपड़े निकलेंगे, तो कुछ कपड़े पुराने हो गए, छोटे हो गए, तो कुछ लोग तो एकदम पक्का होते हैं भैया ये कपड़ा रखना है, ये कपड़ा फेंक देना है। लेकिन जब ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, जब वो सफाई करने लगते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों के मामले में वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये रखूं कि जाने दूं, कहीं आगे जरूरत पड़ गई तो नहीं, कुछ काम आ जाएगा, रखो इसको भी। तो उनके घर में देखेंगे कि आप अनवांटेड चीजों का अंबार लग जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें जो कभी काम आएगा सोच के वो रखते हैं, और 10-10 साल से वो कभी काम आता नहीं। तो जब बॉडी का मेटाबॉलिक सिस्टम कंफ्यूज होता है, तो बॉडी में भी यही होता है। वो सोचता है यार क्यों निकालना, बाहर में जाने तो जमा करो, रखते चलो, क्या पता ये इस बंदे का कोई ठिकाना नहीं है, ये कब खाएगा दोबारा पता नहीं है, या कब काम करने लगेगा ये पता नहीं है, कब कैलोरी मिले आगे पता नहीं, इसलिए जमा कर लो, जो आता है सब जमा करते चलो। वो निकालता ही नहीं है बॉडी से एक्सेस जो है, जो आपने एक्सेस इनटेक किया है, कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट या शुगर, उसको वो निकालता ही नहीं। तो जब नहीं निकालता है तो क्या होगा, वो जमा होना शुरू हो जाता है, तो आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कुछ चीजें हैं जिसमें आपका हार्मोनल बैलेंस खराब होता है। हार्मोन कौन से? बहुत सारे हार्मोन है शरीर में जो आपके वेट को प्रभावित कर, जिसमें थायराइड हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, बहुत सारे हार्मोन, गायनी हार्मोन है बहुत सारे।
हॉर्मोन्स का काम क्या है? हॉर्मोन्स एक तरह से हमारे बॉडी के मैसेंजर्स हैं। हॉर्मोन्स क्या है? हॉर्मोन्स ऐसा नहीं है कि जैसे बोलते हैं थायराइड में जिसको हाइपोथायराइडिज्म है, यानी थायराइड उसका लेस एक्टिव है, उसका वजन बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि थायराइड कोई हार्मोन है, कोई लिक्विड है या कोई सॉलिड है जो बॉडी में जमना शुरू हो जाता है उसकी वजह से वजन बढ़ गया, नहीं। कॉर्टिसोल है, वो जमना बॉडी में शुरू हो गया, उसकी लेयर बनने लगी है आपके बॉडी पे, उसकी वजह से वजन बढ़ गया, नहीं। हॉर्मोन्स है हमारे शरीर के मैसेंजर। वो क्या मैसेजिंग करते हैं? शरीर में कब कौन सी प्रक्रिया होने वाली है, वो जगह जगह पे चेक पोस्ट, जैसा जैसे ग्लैंड्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, हार्मोनल ग्लैंड्स, वो हमारे कुदरत ने हमारे बॉडी में सिस्टम में फिट कर रखा है जगह जगह पे चेक पॉइंट। वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को चेक करते रहते हैं, उनके पास टेस्टिंग मीटर्स है, वो चेक करते रहते हैं, और वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते रहते हैं। ये चीज कम हो गया, लेके आओ। ये चीज बढ़ गया, निकालो। ये चीज अभी नहीं चाहिए, ये चीज 1 घंटे बाद चाहिए। ये इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, इसको रोको। ये इतना कम क्यों आ रहा है, और ज्यादा लो। यही सारा सिग्नलिंग करना हॉर्मोन्स का काम। तो शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हॉर्मोन्स के सही एक्टिविटी पे डिपेंड करती। भूख कब लगेगी, प्यास कब लगेगी, मीठा खाने का मन कब करेगा, थकान कब महसूस होगी, आराम करने का मन कब करेगा, ये सारी चीजें हॉर्मोन्स के सिग्नलिंग पे, हॉर्मोन्स जो सिग्नल भेजेंगे ना आपके ब्रेन को, उस पर डिपेंड करता है। तो जब हॉर्मोन्स का बैलेंस खराब होता है तो कब खाना है कुछ ठिकाना नहीं पता चलता, कब रुकना है ये भी नहीं पता चलता, बॉडी में फैट ज्यादा हो रहा है ये भी नहीं पता चलता, इंसुलिन टॉलरेंस हो जाता है। इंसुलिन क्या है? वो भी एक हार्मोन है। वो आपके सेल को बताता है भैया दरवाजा खोल, ग्लूकोज को अंदर आने दे। अब ग्लूकोज को अंदर आने दे, वो अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहेगा। तो जो बॉडी का सिस्टम है, जो लिवर है, वो क्या सेंस लेगा कि बॉडी में ग्लूकोज तो है ही। तो जब ग्लूकोज है तो कार्बोहाइड्रेट की तो जरूरत ही नहीं पड़नी है एनर्जी कन्वर्सन के लिए। ग्लूकोज अकेला ही देख लेगा इतना ग्लूकोज है, तो चलो कार्बोहाइड्रेट को जमा कर लो फैट के तौर पर, बाद में काम है। बहुत समझदारी दिखाता है बॉडी, लेकिन बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जा ही नहीं रहा है। या फिर जब आप ज्यादा ग्लूकोज इंटेक शुरू कर देते हैं, मीठा ज्यादा खाने लगते हैं, तो भी यही सिग्नल का हेरफेर होता है, उसको एक गलत सिग्नल मिलता है कि भैया ग्लूकोज है, वो देख लेगा, कार्बोहाइड्रेट को जमा करो, फैट बनाओ, जमा करो। तो बेसिकली मीठे से वजन नहीं बढ़ता। वजन तो बढ़ता है कार्बोहाइड्रेट की वजह से मिल गई, लेकिन मीठा कार्बोहाइड्रेट के फैट में कन्वर्ट होकर के डिपॉजिट होने के प्रक्रिया को प्रेरित करता है, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को एक गलत सिग्नल देता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार मीठा खा लेते हैं। तो जैसे ही खून में आपका हार्मोनल सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम फील करता है कि ग्लूकोज बढ़ा, वो तुरंत डंडा करता है, पोक करता है उसको। किसको? पेनक्रियाज, कि भाई इंसुलिन बना, इसने फिर से मीठा खा लिया, तो इंसुलिन बनाता है। लेकिन सेल को तो जरूरत नहीं है ना उतने एनर्जी की, तो वो भागा भागा जाता है इंसुलिन सेल के पास, और सेल को बोलता है भाई भाई दरवाजा खोल दे, जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसको बोलता है दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। तो सेल पूछता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया से, हाँ भाई चाहिए क्या ग्लूकोज? तो बोलता है ना ना बहुत है, अभी तो 1 घंटा पहले तो इसने चॉकलेट खाया था, अभी फिर से चाय पी लिया। तो वो सेल भी उसको बोल देता है ना ना टाटा बाय बाय, इंसुलिन भाई नहीं चाहिए, जाओ। तो जब ये चीज बार बार होती है ना पेनक्रियाज के साथ या इंसुलिन के साथ, तो भी सोचता है यार ये बार बार मिस कॉल मारता है, चाहिए तो है नहीं इसको, तो हम काम ही नहीं करते, वो भी अपना सुस्ती मारना शुरू कर देता है। तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें हम डायरेक्टली गलत नहीं होते,
लेकिन हम अपनी बॉडी के नेचुरल सिस्टम के खिलाफ जाते हैं। उसके अलावा कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे आप, आपके फोन में जोमेटो भी है, स्विगी भी है, तो क्या है, आपके लिए खाना मंगा के खाना आसान है। आप खाली बैठे रहते हैं, या स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है, तो स्ट्रेस में भी जो कॉर्टिसोल रिलीज होता है ना, वो क्या करता है, फिर हंगर सिग्नल को रोकना शुरू कर देता है। या फिर जब भी आपको कोई ऐसा मेडिसिन दिया जाता है जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, तो ब्रेन को जो हंगर सिग्नल या हार्मोनल बैलेंस, ये सब चीजों को, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करना, ये सब प्रक्रियाएं करनी होती है, वो भी स्लो डाउन हो जाती है। अब जैसे थायराइड के केस में वेट बढ़ता है, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी से कितना वाटर निकलना है, सॉल्ट निकलना है। थायराइड के केस में थायराइड की वजह से वजन बढ़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो वाटर और सॉल्ट का जो बैलेंस है ना, वो बिगड़ने से थायराइड के पेशेंट का वजन बढ़ता है। उसकी बॉडी जल्दी से सॉल्ट और वाटर छोड़ती ही नहीं, तो इसीलिए उनके शरीर में जो वजन बढ़ता है वो पिलपिला वाला वजन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली वाटर बेस्ड सेल्यूलाइट्स टाइप का वजन हो। पीसीओडी के केस में भी वजन बढ़ता है। तो तरह तरह के हार्मोनल इंबैलेंस हैं जिसकी वजह से वजन बढ़ता है। तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि वजन बढ़ा क्यों, और उसको रोकना, उसकी रोकथाम करनी। अगर खाने की वजह से बढ़ रहा है वजन, ओवर ईटिंग आप कर रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, या ऐसी चीजें खा रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, सोशल फैक्टर्स हैं, आपके पास खाना अच्छे से बनाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, कुछ भी बना के खा लेते हैं जो इजीली बन जाता है, पैक्ड फूड ज्यादा खाते हैं, पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, तो उन सब चीजों से आपका हार्मोनल बैक, क्योंकि आप अपने शरीर को ऐसी चीजें दे रहे हो जो नेचुरली आपके शरीर के लिए नहीं बनी हुई, आपके शरीर को नहीं चाहिए। ऊपर वाले ने नहीं सोचा था कि इंसान कभी ये सब खाएगा। तो उस चीज को पहचानने की, इसको रखूं कि जाने दूं, ये डिसाइड करने की क्षमता शरीर में डेवलप ही नहीं हुई है या नहीं है? आपको अगर कोई ऐसी चीज पकड़ा जाए, मान लो कि अब जैसे शक्ति जी, इनके हस्बैंड ने इनको ऐसी कोई चीज दे गए और बताया नहीं कि ये क्या है, अब वो तो कंफ्यूज बेचारी, ये क्या है, इसको रखूं कि फेंक दूं, काम की चीज तो लगती नहीं है, लेकिन हस्बैंड ने दिया है फेंक दूं, अगर वो पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी, तो रख दो भाई। तो जब आप शरीर को डाइट के रूप में ऐसी चीजें देखने लगते हैं, तो हमारे जो शरीर का सिस्टम है ना, वो भी ऐसे ही बैठ कर सोचता है, और बगल वाले ऑर्गन को पूछता भी है कोहनी मार के, तेरे को पता है ये क्या है, ये रखूं कि जाने दूं, निकाल दूं शरीर से। और भाई बंदे ने खाया है तो कुछ सोच के खाया होगा, रख ले। उसे ये तो नहीं पता कि बंदे की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए उसने ये खाया है। वो ये सोच नहीं पा रहा कि ये हमारे खाने की चीज नहीं है, वो कचरा है, इसीलिए उसको नाम दिया गया जंक फूड। वो कचरा खा रहा है क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। लेकिन बॉडी को तो ये नहीं पता, बॉडी तो आपको दिमाग समझदार समझती है ना। ना ना, हमारे मालिक के बारे में ऐसा मत बोलो यार, समझदार आदमी, खाया तो कुछ सोच के खाया होगा, रख लो। बॉडी आपको बुरा नहीं मानती, वो समझती है आप समझदार आदमी, आप भले चाहे परले दर्जे को उल्लू क्यों ना, तो वो रखने लगती है। तो ऐसी चीजें अगर आपके वेट बढ़ने का रीजन है, तो फर्दर वेट बढ़ने से रुकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप अपने डाइट को कंट्रोल और बैलेंस कीजिए। ये तो आपको ही पता होगा, किसी से पूछने की जरूरत है? किसी वेट लॉस कंसल्टेंट की आवश्यकता है आपको? ये तो आपको पता होगा ना कि मैं क्या खाता हूं, कितना खाता हूं, मेरा खाना किस सोर्स से आ रहा है, मैं किस टाइम पे खाता हूं, ये सब आपको पता है ना? तो इसीलिए वेट लॉस के लिए किसी कंसल्टेंट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने सही सही रीजन ढूंढ लिया तो। अब चलो, जागते जागते आपको टाइम लग गया,
आपका वजन होना चाहिए था 50 किलो, 75 पे जा पहुंचने के बाद आप जागे। आपने जंक फूड खाना बंद कर दिया, ओवर ईटिंग बंद कर दिया। अब क्या? अब आगे क्या? जो 25 किलो जो एक्स्ट्रा जमा कर लिया वो कैसे खर्च करो? खर्चना पड़ता है ना, पैसा जब ज्यादा हो गया तो खर्चना पड़ता है। तो या तो खुद खर्च लो, या फिर वो कोई और खर्च करेगा। खर्च कौन करेगा? आपका जिम का इंस्ट्रक्टर हो सकता है, आपका योगा इंस्ट्रक्टर हो सकता है, आपका वेलनेस कंसल्टेंट हो सकता है। खुद कैसे खर्च करोगे? तो जो शरीर में फैट जमा हुआ है वो क्यों जमा, बॉडी ने उसको क्यों जमा किया, बताओ? कि जरूरत पड़ने पे काम आएगा। यही साइंस है ना उसके पीछे, वेट गेन के पीछे तो यही साइंस है कि बॉडी फैट जमा कर लेती है ये सोच के कि जरूरत पड़ने पे काम आएगा। तो जरूरत पड़ा दो उसको। क्या चीज की? तो फैट क्यों जमा किया था? कि जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, तो खाना नहीं मिलेगा, या सफिशियंट जितनी कैलोरी की जरूरत है। आप बैंक में पैसा जमा करते हो, या एफडी में रखते हो, या किचन में चावल और दाल के डब्बे में ठूस ठूस के रखते हो छुपा छुपा करके। अब तो खैर छुपा हुआ धन बहुत लोगों के पास कम हो गया है मोदी जी की वजह से। धन्य हो मोदी जी का, बहुत सारा छुपा हुआ खजाना निकलवा दिया उन्होंने किचन विचन से। लेकिन जो आप जमा करते हो किस लिए जमा करते हो? कि आड़े टेढ़े वक्त में जब पैसों की जरूरत होगी और इनकम उतनी नहीं होगी तो काम आए। तो बॉडी भी फैट वैसे ही उसी के लिए जमा करती है। लेकिन आप आड़ा टेढ़ा वक्त आने दो तब ना, आप आने ही नहीं देते। तो वो आपको वक्त लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो वक्त? तो हाई कैलोरी चीजों का, जिसमें कैलोरी ज्यादा होती है, उसका इनटेक कम कर दो। इनटेक कम कैसे होगा? तो सिंपल है, कार्बोहाइड्रेट और जो ग्लूकोज है उसकी इनटेक कम कर दो। जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट और शुगर ग्लूकोज है, उन चीजों की मात्रा को कम कर दो। शुगर तो आपको 9 ग्राम ही चाहिए डेली का। तो अलग से तो चीनी खाना, मीठा खाना बंद ही कर दो, चाय पीना भी बंद कर दो। कार्बोहाइड्रेट का एकदम से कंप्लीटली कट ऑफ किया नहीं जा सकता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से केवल फैट नहीं बनता, और भी बहुत सारे फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट के बॉडी में। बहुत सारे बॉडीली फंक्शंस के लिए जरूरी है कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जो 9 ग्राम शुगर है वो आपको आप जो चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, आलू खाते हैं, सब्जियां का, उनसे ही मिल जाता है। जरूरी नहीं है। तो उन चीजों की इनटेक को कम कर दो। कम कर दो। और क्या करो? खर्चा करना है ना। तो जो बॉडी में स्टोर्ड कैलोरी है फैट के रूप में, वो खर्च कब होगी? जब कैलोरी की जरूरत बॉडी को ज्यादा पड़ेगी। तो जरूरत पड़ाओ कैसे? ऊर्जा कब खर्च होती है? जब मेहनत होती है। तो मेहनत करना शुरू करो। स्पोर्ट्स शू पहनो, सड़क पे भागना शुरू करो, गार्डन में जाके भागना शुरू करो, जिम में जाकर के भागना शुरू करो, अपने घर में फ्लोर पे एक ही जगह पे भागना शुरू करो। लेकिन करो, हो जाएगा। सिंपल है बहुत। सुबह शाम 1 घंटा जॉगिंग शुरू कर दो, और कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी इंटेक घटा दो। ठीक है। अब अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपके मेटाबॉलिज्म में कुछ गड़बड़ है। मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब फूड को जो एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया है, कितना रखना है, कितना इस्तेमाल करना है, कितना निकालना है, ये जो प्रक्रिया है वो गड़बड़ हो रही। बॉडी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो खर्चा कर रहा है, कई बार होता है ना, कोई जरूरत है, कुछ भी है, इमरजेंसी आ गई, तो भी यार एफडी कैसे तोड़ दूं? एफडी अभी 2 साल में मैच्योर होने वाली है, 10 लाख का 20 लाख, 20 लाख मिलेगा, कैसे तोड़ दूं? लोग नहीं तोड़ते, करते हैं ना। तो ऐसे ही बॉडी को अगर, तो वो आपके सोच की प्रॉब्लम है। वहां पे बॉडी की मेटाबॉलिज्म क्या है? बॉडी के सोच की प्रॉब्लम है। बॉडी सोचती है अरे इतनी मेहनत से संपत्ति जमा की है, कैसे तोड़ दूं उसको? फैट ब्रेक ही नहीं होता बॉडी से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई कैलोरी की जरूरत है तो भूखा क्यों मरना? आपको कमजोरी महसूस होगा, चक्कर आ जाएंगे, वेट लॉस नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि मेटाबॉलिज्म को ये पता ही नहीं चल रहा है कि भाई जो ये जो फैट जमा है इसको तोड़ना है, कैलोरी में कन्वर्ट करना है। या तो वो प्रक्रिया ठप हो चुकी है, हार्मोनल इंबैलेंस है, वो सिग्नलिंग नहीं हो रही है। तो अगर मेहनत कम कर रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, और जो कैलोरी बढ़ाने, फैट बढ़ाने वाली चीजें हैं उसका इंटेक कम कर दिया है, तब भी अगर वेट टस से मस ना हो रहा हो 1-2 महीने में, तब आपको चेक करना है अपना मेटाबॉलिज्म और अपना हॉर्मोन्स। और अगर हार्मोनल इंबैलेंस है या मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस है, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस में कई बार उसके भी कई फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो मेनली डिपेंड करता है आपके 3-4 चीजों। एक तो आपके दिमाग, क्योंकि ये सारी सिग्नलिंग कि भैया इसको एनर्जी चाहिए, शरीर में कैलोरी खत्म हो गया है, वो जमा फैट तोड़ो, उससे निकालो, ये कमांड कौन देगा आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को? ये कमांड तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका दिमाग ही देगा। ठीक है। दूसरा, जब आपने खाना खाया, उसको पचाया, पचाने के बाद उसमें से एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन का काम करता है इंटेस्टाइन यानी आपका गट। तो आपका गट हेल्थ सही होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं तो नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए उपाय करना पड़ेगा। तो जब वेट लॉस की जर्नी आप शुरू करें तो ये चीजें भी चेक करें। बॉडी से जो एक्सेस चीजें निकलती है उसमें पानी के इंटेक का भी रोल है, तो वाटर इंटेक अपना चेक करें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं, खाने की टाइमिंग का, खाने में क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आप चेक करें। उसके अलावा रेस्ट। किसको? बॉडी को रेस्ट नहीं। लोग रेस्ट का मतलब क्या समझते हैं? सोफे में धंस गए, सेंटर टेबल पे टांग रख लिया और टीवी लगा लिया, वेब सीरीज चल रही है। मैं तो दिन भर रेस्ट ही करता हूँ, वेब सीरीज देखता हूँ। 3 सीजन, 8 एपिसोड एक ही सिटिंग में खत्म करना है। कंपटीशन है ना, कोई एग्जाम लिखना है आपको, एक ही सिटिंग में खत्म नहीं हो गया, एक दिन का भी गैप आ गया ना बस, तो फेल, जिंदगी की रेस में पीछे रह जाओगे। बहुत सारे लोग वेब सीरीज ऐसे ही देखते हैं। घर के उस कोने में आग लग जाए ना अगर, तो वेब सीरीज तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक वो बिस्तर के कोने तक नहीं पहुंच गई आग। अच्छा, वहां से यहाँ पहुंचने में 15 मिनट लगेगा, 15 मिनट में मेरा ये सीजन खत्म हो जाएगा, ये एपिसोड खत्म हो जाएगा, ऐसे देखते हैं लोग वेब सीरीज। उनके हिसाब से तो वो आराम कर रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, लेकिन आराम करने का मतलब है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आराम देना, यानी पीसफुल स्लीप। इफ यू डोंट स्लीप पीसफुली, यू विल नॉट लूज वेट। तो बहुत सारे लोग वेट लॉस को ही स्ट्रेस बना लेते हैं। जो लोग वेट लॉस जर्नी पे होते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया है, उनको रात में सोते में भी सपना आता है कि मैं जिम में दौड़ रही हूँ, अचानक से क्या हो गया कि कोई रोबोट आ गया और उसने मेरे उस पे एक किरण मारी, मेरे वो जो क्या बोलते हैं ट्रेडमिल, और वो अचानक से बहुत फास्ट हो गया, मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ऐसे सपने आते हैं लोगों को। मतलब वेट लॉस से ही, मतलब उनका दिमाग भी रात भर वेट लॉस में ही चलता रहा। वेट लॉस सिंपल है, आसान नहीं है लेकिन सिंपल है। इसीलिए वेट लॉस को अगर आप स्ट्रेस लेकर के कर रहे हैं तो वेट लॉस नहीं होगा या बहुत स्लो है। तो स्ट्रेस लेकर के तो करना नहीं है पहली बात। तो आपको पीसफुल स्लीप 7-8 घंटे की लेनी है। अगर आपको सोने का सफिशियंट टाइम नहीं मिल रहा तो ब्रेन फटीग होगा, स्ट्रेस्ड रहेगा ब्रेन। तो ब्रेन को जो हॉर्मोन्स के सिग्नल को टाइम से पकड़ना है वो नहीं पकड़ पाएगा, उसके ऊपर जो एक्ट करना है वो नहीं कर पाए। होता है ना, आपको चोट लगी हुई है, कोहनी में चोट लगी हुई, मान लो आपको कोहनी में चोट लगी है, कंधे में चोट लगी है, ये बहुत दर्द है। ठीक है। आप जा रहे हैं, दरवाजे में कंधा टकरा गया, दर्द है। कोई आया, उसने पैर पे हथौड़ा मार दिया, तो कंधे का दर्द रहेगा? फिर पैर लेग पकड़ के कूदने लगोगे। या फिर मान लीजिए आपको कमर दुख रहा है, आप बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, तभी आपके बच्चे के स्कूल से फोन आ जाए कि आपका बच्चा गिर गया है स्कूल में, उसके सिर में चोट लगी है, खून बह रहा है। आप भागे भागे जाओगे, बच्चे को गोद में उठा करके लाओगे, तब तक आपको कमर में दर्द नहीं होगा।
घर में आकर के जब आपको कहानी पता चलेगी कि ये हरामखोर तो पेड़ पे चढ़ के इमली तोड़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें गिरा और चोट लगा, तो उसको भी 2 लाख दोगे और फिर कमर में दर्द दोबारा से शुरू हो जाएगा। तब शुरू होगा, हाय दैया मेरे कमर में इतना दर्द था, फिर भी मैं तेरे स्कूल गई, तू कैसा है, तूने मेरी जिंदगी नरक कर दी। सुनाओगे उसको? तुरंत इतने पीरियड में आपको कमर दर्द 1 सेकंड के लिए भी फील नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्या कमर दर्द गायब थोड़ी ना हो गया? आपका दिमाग इन्वॉल्व हो गया बेटे की इंजरी में या दूसरे चोट में, तो उतनी देर तक उसने इस चोट को इग्नोर कर दिया। तो जब आपका दिमाग दूसरी दूसरी चीजों में उलझा रहता है, जो मोस्टली स्ट्रेस सिचुएशन की वजह से होता है, तो बॉडी में जो नॉर्मल एक्टिविटीज के, जो रेगुलर एक्टिविटीज के सिग्नल्स हैं, उसको ब्रेन या तो कैच नहीं करता है या उन पे रिएक्ट नहीं करता है। जब आप बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई आती है तो बोलते हैं ना, छोड़ने यार, जाने दे इसको, बाद में देखेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वैसे ही वो कौन बोलता है? वो आप नहीं बोलते, वो आपका दिमाग बोलता है। तो वेट लॉस के दौरान भी वो होता है। अगर आपका दिमाग स्ट्रेस्ड है, तो अगर हार्मोन का सिग्नल आ रहा है कि फैट तोड़ो, छोड़ यार ये बाद में देखेंगे, वेट आज ही कौन सा, मेरे शादी करनी है, लहंगा पहनना है, कल होगा वेट लॉस, दिमाग अंदर ही अंदर ये सोच लेता है। तो ये सारे हार्मोन्स के सिग्नल्स इग्नोर होते रहे। तो वेट लॉस की जर्नी जब आपकी चल रही हो, तो उस चीज का स्ट्रेस मत लीजिए। ठीक है? नहीं तो आपका वेट लॉस का स्पीड तो जरूर अफेक्ट होगा। ठीक है? अब हम आते हैं कि कहां कहां पे आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, कहां कहां पे आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। तो हेल्प की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से गुजर रहे हो। हार्मोनल इम्बैलेंस कई तरह के होते हैं और उनके अलग अलग रीजंस होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस को आप ठीक से असेस नहीं कर पाए, खुद से नहीं असेस कर पाए, उसमें आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत। तो वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए उस पे आएंगे, और क्या नहीं करना चाहिए उस पे भी आएंगे, वो भी चीजें मैं बता देता हूं आपको। अगर आपको वेट लॉस करना है तो डाइटिंग का मतलब खाना, बहुत सारे लोग खाना छोड़ देते हैं, खाना कम खाना, बहुत कम खाना शुरू कर देते। ये वेट लॉस का सबसे गंदा तरीका है, सबसे घटिया तरीका है। क्योंकि आपका किलो तो कम होने लगता है, लेकिन वो किलो कम होता है आपके बोन और मसल्स के हेल्थ की कॉस्ट पे। आपका शरीर केवल वेट लॉस नहीं करता, कमजोर होने लगता। आपके शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो आपको खाने से ही मिलते हैं। वो आपके ऑर्गन के हेल्थ के लिए, बॉडी की हेल्थ के लिए चाहिए। उसका आपके वेट में कोई रोल नहीं होता। माइक्रोग्राम्स में चाहिए चीजें। उससे वो कितना ही वेट बढ़ेगा आपका, उससे कैलोरी नहीं मिलती बहुत ज्यादा। तो इसीलिए जो डाइटिंग है, भूखा रहना है, वो सबसे घटिया तरीका है। डाइट मैनेजमेंट कह सकते हो। डाइट मैनेजमेंट मतलब 4 चपाती खाते हैं तो एक खा लो, नहीं। चपाती किस चीज की खाते हैं उस चीज को मैनेज। आप कितना खाते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप खाने में क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट। आप खाने में क्या खाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब 2 किलो खीरे खा लो और 50 ग्राम आइसक्रीम खा लो, तो एक तो ये 2 किलो खीरा खाए तो 2 किलो वजन बढ़ना चाहिए, 50 किलो 50 ग्राम आइसक्रीम से तो 50 ग्राम ही बढ़ेगा, नहीं। 8 गुना ज्यादा कैलोरी है 50 ग्राम आइसक्रीम में 2 किलो खीरा से, 8 गुना। तो आप कितना खाते हैं ये कभी मैटर नहीं करता, क्या खाते हैं ये मैटर। तो डाइटिंग की जरूरत नहीं होती है, डाइट मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आप खाने में क्या खा रहे हैं, उससे कितनी कैलोरी आपको मिलती है वो देखिए, और आपके पूरे दिन की कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है वो देखिए। तो जो एक अच्छा डाइटिशियन होता है, वो बेसिकली आपको यही करके बताता है और उसके हिसाब से आपको डाइट प्लान देता है कि आप ये खाओ वो खाओ। तो बेसिकली आप सोचते हो यार वो ऐसी ऐसी चीजें बता देता है जो मिलती नहीं है या टेस्टी नहीं होती है। तो नेचुरल सी बात है, जो चीजें टेस्टी होती है जनरली वो हेल्दी नहीं है, जनरली वो हेल्दी नहीं है, ताकि आप उसको ज्यादा ना खाएं।
जो टेस्टी होगी आप ज्यादा खा लोगे, जरूरत है 4 की 8 खा लोगे। तो इसीलिए वो अनहेल्दी और ज्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, मैंने कहा ना कि सिंपल फॉर्मूला, जिन चीजों में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है और ग्लूकोज ज्यादा है, शुगर ज्यादा है, उनको कट डाउन करो। सॉल्ट को कट डाउन करो, और प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम ये सब बढ़ा दो। कोई दिक्कत नहीं। वाइटमिन जिनमें ज्यादा है बढ़ा दो। कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बढ़ा दो। स्टार्च, रफेज, ये सब चीजें नहीं बढ़ाएगी आपका वेट। खूब दबा के खाओ। भूखे मत रहो, भूखे मरने की जरूरत नहीं है वेट लॉस करने। खाने को बदलो, छोड़ो मत खाना। अरे कुदरत ने एक ही जिंदगी दी है, खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन क्या खाओ उसका ध्यान। ताजा खाना खाओ। बाजार का कचरा मत खाओ ज्यादा। मीठी चीजों से तो दूर है। कोल्ड ड्रिंक लोग पी लेते हैं, कभी पढ़ो उस पे कितना कैलोरी होता है। कुछ भी खाने से पढ़ नहीं, उस क्या क्या चीजें उसमें कितनी कैलोरी है ये भी पढ़ो। सबसे पहला ये स्टेप। दूसरा, वाटर इनटेक एडिक्वेट रखो। दिमाग से टेंशन हटा दो। टेंशन मत लो। वेट लॉस का भी जो नहीं करना है वो मैं बता रहा हूं। तो वेट लॉस का भी टेंशन मत। ये इंटरमीडिएंट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, फास्टिंग वास्टिंग से कुछ नहीं। अब फास्ट करेंगे, बॉडी को एक ही दिन कैलोरी नहीं मिलेगी तो वेट घट नहीं लगेगा। लेकिन न्यूट्रिशन भी तो नहीं मिलेगा, उसकी वजह से जो आपकी हड्डियां कमजोर होगी, बाकी ऑर्गन कमजोर होंगे। आंखों को में रेटिना है, रेटिना में सेल्स हैं, वो सेल डेली मरते हैं, तो डेली नए सेल बनने चाहिए। उसके लिए आपकी बॉडी को जिंक चाहिए। खाना ही छोड़ दोगे, जिंक भी नहीं मिलेगा तो आंखें खराब होने लगेंगी। आपका हार्ट है, वो पंप करता है, वो मसल्स का बना हुआ है, उसका मजबूत रहना जरूरी है। मसल्स मजबूत तब रहेंगे जब आपको प्रोटीन सफिशिएंट मिल रहा है। प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो हार्ट के मसल्स वीक, लंग्स के मसल्स वीक, पैरों के मसल्स वीक, हाथों के मसल्स वीक, जॉइंट्स वीक। तो खाना छोड़ देंगे तो वजन तो कम होगा, लेकिन वो आपको और महंगा पड़ेगा। तो वो नहीं करना है। न्यूट्रिएंट्स के इनटेक पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो आप क्या खा रहे हैं, आजकल तो गूगल हो गया है, टाइप नहीं करना आता तो गूगल वॉइस असिस्टेंट है। मन हुआ ये खाने का, इसमें कितनी कैलोरी होती है पूछ लो, बता देगा। इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है बता देगा। इसमें विटामिन कितने हैं बता देगा। पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या क्या है ये देख लेते हैं। मजे से सोना है, लेकिन टाइम पे सोना है। क्योंकि हमारा शरीर कब क्या प्रक्रिया करता है वो शरीर के लिए फिक्स है, आपके लिए फिक्स होना हो। तो बहुत ज्यादा देर से नहीं सोना है। जब सोना है, आराम करना है, तो सारी दुनिया की भाई, आज अगर मान लीजिए कल ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, पता नहीं बॉस खुश होगा कि नहीं, पता नहीं क्लाइंट खुश होगा कि नहीं, ये सोच करके आप रात भर सोते रहो। उससे बेहतर एक तरीका बताओ। कल आपको कोई टेंशन वाला काम करना है, मान लो आपके ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, या कल कोई डील है, आपकी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, या आपको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली बार डेट पे जाना है, पता नहीं पसंद करेगी कि, ये सब टेंशन होती है ना उससे पहले वाली रात में। तो सोच सोच के आप सोते रहोगे ना, उससे फायदा नहीं होगा। दीवार के साथ बैठ जाओ और दीवार में सर मार दो। पूरी रात दीवार में सर मारते रहो, टेंशन गायब। होगा क्या? बॉस ने खुश होना है कि नहीं, क्लाइंट ने खुश होना है कि नहीं, लड़के वालों ने खुश होना है कि नहीं, ये सारी चीजें कल के आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती हैं। आज रात में आप कुछ भी कितना भी सोच लो, कितना भी टेंशन ले लो, कुछ नहीं बदलने वाला। खराब जरूर हो जाए। रात में ठीक से नींद नहीं आई तो पता चला आप प्रेजेंटेशन करते करते उबासियां ले रहे। आपका प्रेजेंटेशन पे ध्यान ना जाकर के आपके बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान जाएगा क्लाइंट। तो जब वेट लॉस करना है तो स्ट्रेस कम कर लो। वेट लॉस करना है तो पहले स्ट्रेस कम कर लो। सोने का, खाने का, जागने का, सबका टाइम पहले अपनी लाइफ को रूटीन में लेके आओ। डाइट को सुधार लो। घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, सुधार लेना है। सुधारने का मतलब ये भी होता है कि ब्रेकफास्ट अच्छा न्यूट्रिशियस होना चाहिए, लंच उससे लाइट, और डिनर एकदम गरीबों की तरह जैसे खाने को ही औकात नहीं है। सुधार लो। उसके बाद
जो जमा किया है खर्चना तो पड़ेगा। तो खर्चने के लिए फिजिकल एक्टिविटी शुरू। बहुत सारे लोग, मैं तो टीचर हूं जी, दिन भर खड़ी रहती हूँ। खड़े रहने से बहुत ज्यादा कैलोरी बर्न नहीं हो। एक्टिव एक्सरसाइज जिसमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म स्पीड अप हो, यानी स्टोर्ड फूड से, स्टोर्ड फैट से मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी में कन्वर्ट होने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो। तो जब मेटाबॉलिज्म होगी, जब ये प्रक्रिया शरीर में होती है तो हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होता है तो आपको गर्मी महसूस होगी और पसीना आएगा। तो एक्टिविटी वो होनी चाहिए जो आपको पसीना पसीना कर दे। समझ में आया? मैं दिन भर खड़ी रहती हूँ। मैं तो रोज सुबह शाम वॉक पे जाती हूँ या जाता हूँ। वॉक कौन सा होता है? तो उनके वॉक करने की स्पीड ऐसी होती है जैसे कुत्ते को पॉटी कराने निकले हो। तो वो वॉक से कुछ नहीं होने वाला। आपके एक्टिविटी, आपका जो वर्कआउट है वो इतना इंटेंस तो कम से कम हो कि आपकी सांस चढ़े, आपका शरीर पसीना छोड़ने लगे, बॉडी में हीट जनरेट हो। बहुत सारे लोगों का आजकल क्या होता है, वो आजकल अजीब अजीब से बेल्ट और क्या क्या आ रहे हैं, उससे बॉडी में हीट होती है। पता नहीं क्या हॉट मसाज ये कर लो उससे बॉडी में हीट। अरे जबरदस्ती हीट जनरेट होने से नहीं होगा। तब तो बंदे को कढ़ाई में बिठा करके नीचे आग जला दो, सबसे बढ़िया। जबरदस्ती हीट ने बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है उसके फलस्वरूप हीट जनरेट होना चाहिए। वो है बॉडी का नेचुरल हीट जनरेट करने का तरीका। और बाकी किसी भी तरीके से रजाई में लपेट करके, गर्मी जून के महीने में रजाई में लपेट करके धूप में डाल दो, इतना ही एक ही दिन में बंदा 20 किलो वेट लॉस कर लेगा, ऐसे थोड़ी हो सकता। ऐसे नहीं होता। बल्कि आपके मसल्स के लेयर वीक होने लगते हैं उसमें। बहुत सारे लोग वेट लॉस कराने के लिए ये तरीका अपनाते हैं और लोग करवाते भी है पागल। आपके मसल्स के लेयर वीक होने लगेंगे, मसल्स टूटने लगेगा, पेशाब में झाग बनने लगेगी, प्रोटीन टूट टूट के निकलने लगेगा, कुछ टाइम बाद किडनी खराब हो जाएगी। आपने बहुत सारे वेट लॉस के तरीके अपनाने वालों को बाद में कंप्लेन करते हुए देखा होगा कि किडनी पे असर पड़ रहा है, मेरा किडनी में प्रॉब्लम हो गई। उसका रीजन यही है क्योंकि वो मसल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। मसल्स जब डैमेज होने लगता है तो मसल्स का सबसे ज्यादा वजन होता है बोन्स का और मसल्स का बॉडी में। तो वैसे ही किलो कम दिखने लगता है। और आर्टिफिशियल स्वेटिंग से इंच लॉस दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि बॉडी में जो सेल्यूलाइट है, जो वाटर डिपॉजिट है वो निकलने लगता है, तो थोड़ा इंच लॉस दिखता है शुरुआत में। तो लोगों को लगता है हाँ काम कर रहा है, किलो भी कम हुआ और इंच भी कम हुआ। लेकिन वो जानलेवा तरीका। तो आपको, लेकिन आपको किन स्थितियों में ये नहीं करना चाहिए? अगर आप ओबेसिटी ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में आते हैं तो आपको फिजिकल वर्कआउट से परेशानियां हो सकती है, लाइक आपका वजन 80-90 किलो से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर आप जॉगिंग और दौड़ भाग स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? आपकी सांस फूलेगी, यानी हार्ट पे और लंग्स पे अनवांटेड एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि आपका वजन 30 किलो ज्यादा है नॉर्मल जितना होना चाहिए उससे। अब 30 किलो की बोरी लेकर के अगर कोई सर पे दौड़ रहा है, उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हार्ट और लंग्स इतना मेहनत रेगुलर करने के लिए नहीं बने हुए हैं। आप रोज उससे एक्स्ट्रा काम ले रहे हो। या आपके घुटने इतना एक्स्ट्रा वजन उठा करके भागने के लिए नहीं बने हुए। आपके एंकल्स तो आपके जॉइंट्स पे, आपके बैक पे, घुटनों पे, हार्ट पे, लंग्स पे अनवांटेड असर आए। तो वेट लॉस हो ना हो, कितना हो पता नहीं, लेकिन ये चीजें खराब होने लगेगी। तो आप अगर आपका जो वेट अगर 80-90 प्लस जा रहा है तो इस तरीके को आपको अवॉइड करने की जरूरत। अगर आप करते भी हैं तो दौड़ते वक्त आप सबसे ज्यादा असर किस चीज पे डालते हैं? हार्ट पे, लंग्स पे और मसल्स पे और जॉइंट्स पे। तो हार्ट, लंग, मसल्स और, बोलते हैं ना कि लोग सप्लीमेंट्स बोलते हैं खाने के लिए तो पैसा खर्च कराते हैं, उनको कमाना होता है। कमाना नहीं होता है, आपकी मजबूरी है। आप एक्स्ट्रा काम ले रहे हो अपने हार्ट से, एक्स्ट्रा काम ले रहे हो अपने लंग्स से, एक्स्ट्रा काम ले रहे हो अपने पैरों के मसल्स से, हार्ट के मसल से, लंग के मसल से, एक्स्ट्रा काम ले रहे हो अपने जॉइंट में जो आपके टेंडम्स कार्टिलेज हैं उससे। तो वो एक्स्ट्रा डैमेज होंगे।
एक्स्ट्रा डैमेज होंगे यानी उसके सेल्स तेजी से डैमेज होंगे, मरेंगे, तो उसमें सेल तेजी से नए बनने चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स आपको लेने पड़ेंगे जो मसल्स की हेल्थ के लिए जरूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है, लंग्स की हेल्थ के लिए जरूरी है, और जॉइंट्स की हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप ये नहीं लेंगे और जिम में जाकर के या पार्क में जाकर के एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोम वेट पे तो लॉस, वेट लॉस तो कर लेंगे, हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करें। आपके घुटने हो सकता है 60 साल में खराब होने वाले हो, वो 45 में खराब हो जाएंगे, 50 में खराब हो। आपका हार्ट वीक हो जाएगा, लंग्स वीक हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपका वजन ज्यादा नॉर्मल, मतलब 10 12 15 किलो ज्यादा है, तब दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं। आपका एज अगर कम है तब दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन या तो आपकी एज बहुत ज्यादा हो या आपका वजन बहुत ज्यादा हो, ऐसे केस में अगर आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ने को आप या तो स्विमिंग से रिप्लेस कर लीजिए, कम से कम मसल्स पे और जॉइंट्स पे पड़ने वाला असर कम हो जाएगा। फिर हार्ट और लंग्स को ही जो रेस्पिरेटरी, जो आपकी रेट बढ़ती है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटी बढ़ती है उस पर, वो भी नहीं कर सकते, तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट बढ़ा दीजिए। आप जिससे जितनी मेहनत ले रहे हो, जैसे आप गाड़ी आपके पास है, गाड़ी अगर आप कम चलाते हैं तो उसको कम सर्विस कराने से भी चलेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा चलाते हैं, तो इसीलिए जब गाड़ी का सर्विस बुक खरीदते हैं तो सर्विस बुक में लिख के आता है ना, इतने किलोमीटर या इतने महीने, लिखा रहता है ना। 6 महीने पे सर्विस कराना है लेकिन 10,000 किलोमीटर भी लिखा रहता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई बंदा है 2 महीने में ही 10,000 किलोमीटर चला ले, तो उन्होंने, मैं तो 6 महीने पे ही कराऊंगा, 6 महीने लिखा हुआ है, नहीं हो सकता है। तो वैसे ही अगर आप अपने शरीर के किसी अंग से ज्यादा काम ले रहे हैं तो उसको सर्विस भी देनी होगी, जल्दी जल्दी। जितना आपके घुटनों को 5 साल में दौड़ना था, अगर उनको आपने 6 महीने में दौड़ा दिया, तो घुटनों को जितना न्यूट्रिशन आपको 5 साल में देना था उतना 6 महीने में देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? आप ईमानदारी से अपने दिल से पूछो, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और ऊपर से क्या, स्कूटी ली है, 2 लोगों को चलाने के लिए बनी है, आपने चला रहे हो 3 आदमी बिठा कर, तो डेफिनेटली उसके सॉकर जल्दी खराब होंगे, माइलेज कम देगी, इंजन ऑयल ज्यादा खाएगी, तो ज्यादा देना पड़ेगा भाई। आपकी बॉडी बनी हुई है, आपकी हड्डियां, जॉइंट्स, हार्ट, लंग्स बने हुए हैं 50 55 60 70 किलो वजन उठाने के लिए। आप उसे उठवा रहे हो 90 किलो, और वो भी 90 किलो उठा के दौड़ा रहे हो। तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए न्यूट्रिशन, वो आप डिसाइड करो। अब दूसरी चीजें, दूसरी चीजों पे आते हैं कि खाने में या तो नेचुरली फाइबर बढ़ा लो, नहीं तो फाइबर भी आप सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। फाइबर को फॉरगेटेन न्यूट्रिएंट बोला जाता है, क्योंकि आजकल लोगों के खाने में जितने फाइबर की जरूरत है उतना नहीं है। क्योंकि नेचुरली जो फाइबर मिलता है ना, वो तब मिलता है जब आप कच्ची चीजें खाते हैं ज्यादा, या धीमी आंच पे चीजें पका के खाते हैं ज्यादा। तो कच्ची चीजें तो खाना हमने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है, और धीमी आंच का टाइम नहीं है किसी के पास, हाई फ्लेम कुकिंग होती है। हम आटा भी खाते हैं, पहले चक्की में पीसा जाता था, वो हाथ वाली चक्की में, जो जेल में चक्की पिसाते हैं ना, बुढ़िया गोइंग जेल एंड चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो वो वाली चक्की तो अब किसी भी बुढ़िया के पास नहीं है। इलेक्ट्रिक वाली चक्की में पिसता है आटा। और मजे की बात तो ये है कि आज जो मॉडर्न जनरेशन के जो बच्चे हैं, उनको तो ये भी नहीं पता कि गेहूं नाम की कोई चीज होती है जिससे ये आटा बनता है। उनको तो लगता है आटा ही पैदा होता है कहीं खेत में, चावल पैदा होता है, धान की धान तो जानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने चक्की नहीं देखी, गेहूं नहीं देखा। मम्मी को, चाची को, दादी को गेहूं धोते हुए, उसको सुखाते हुए, फिर चक्की से कोई पिसवाने जा रहा है या घर में चक्की में वो सब तो देखा नहीं है ना उन्होंने। उन्होंने तो शक्ति भोग, राजधानी, पतंजलि के आटे के पैकेट देखे हैं। तब वो क्या होता है, वो चक्की जो इलेक्ट्रिक वाली चक्की में पीस जाते हो, कितना जब आप आटा पिसवाते हैं घर की चक्की में पीसते हैं तो वो गर्म नहीं होता है। लेकिन जब मशीन में पिसवाते हैं चक्की पे, कब आप लोगों में से पिसवाया नहीं होगा, लेकिन कभी मौका मिले तो जाइए, जब वो निकलता है ना चक्की से पिस के, तो उसका टेम्परेचर देखिए कितना रहता है। आप छू नहीं सकते उसको नॉर्मल हाथों से, इतना गर्म रहता है वो आटा, इतना गर्म रहता है।
तो इतनी हीट के साथ, जब इतनी हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको पीसने के क्रम में, वो उसमें जो चोकर है, जो रफेज है, जो फाइबर है, वो खत्म कर देता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर में से जल्दी से इफेक्टिव ढंग से डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्टमक से और आपके गट से पास होने की कोशिश करते हैं। उनको अटका के रखता कौन है? फाइबर। क्योंकि फाइबर एक ऐसी चीज है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, लेकिन उसको एब्जॉर्ब करने के चक्कर में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसी खाने को ज्यादा पीसता है, पीसिंग एंड पीसिंग ज्यादा कर। तो जब आपके खाने में फाइबर मिला हुआ है, तो जो भी खाया है आपने वो अच्छे से पचेगा। डाइजेशन की शुरुआत आपके कहां से होती है? जो मेरी ट्रेनिंग लेते हो जानते हैं, डाइजेशन की शुरुआत, कुछ लोग बोलते हैं डाइजेशन की शुरुआत पेट में होती है, स्टमक में होती है। नहीं। कुछ उससे ज्यादा ज्ञानी होते हो बोलते हैं डाइजेशन की शुरुआत मुंह से हो जाती है। नहीं। डाइजेशन की शुरुआत तब होती है जब आप खाने के बारे में सोचते हैं। अरे यार, फिर से खाना पड़ेगा, वही बीबी ने लौकी बनाई होगी, टिंडा बनाया होगा। अगर आपने ऐसे सोच लिया, अगर आपको खाने को प्यार से बोलते हैं ना कि धर्म के हिसाब से बोलते हैं खाने को प्रणाम करो, प्यार से श्रद्धा से ग्रहण करो, क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन खाने पे फोकस नहीं करेगा, तो खाने को पचाने के लिए जो मुंह में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स जो तरह तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, आपके स्टमक में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस, जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे, आपके इंटेस्टाइन में जो हार्मोन, एंजाइम, किडनी, ये सब जो चीजें प्रोड्यूस होंगी ना, वो ब्रेन कमांड नहीं देगा, उसका ब्रेन टर्न ऑफ हो जाएगा खाने की तरफ से। तो खाने के प्रोसेस को, पाचन को और एब्जॉर्प्शन को सही रखने के लिए उसको क्या करना है, वो नहीं करेगा, वो या इफेक्टिवली नहीं करेगा। तो खाना तब, तो खाने को हमेशा खुश होकर के और प्यार से खाइए। चॉइस तो नहीं है। तो उसके बाद आप खाना को अच्छी तरह से चबा के खाइए। क्योंकि अगर आप खाने को अच्छी तरह से नहीं चबाते हैं, तो वो काम फिर आपके दूसरे ऑर्गन को करना पड़ेगा जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज नहीं है। आपके खाने को चबाने में आपकी इंटेस्टाइन की, आपके स्टमक की एक्सपर्टाइज नहीं है। खाना अगर पूरी तरह से चबाया नहीं जाएगा तो पूरी तरह से टूटेगा नहीं, तो उसमें से बहुत सारी चीजें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। दूसरा क्या होता है, खाने को अगर आप जल्दी जल्दी निगल लेंगे, तो हमारे जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो बहुत तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो फर्दर डाइजेशन के लिए खाने के साथ मिक्स, जो लार हम बोलते हैं ना, लार, मुंह में लार आ जाता है अच्छा खाना देखने से। तो वो जो लार है, जो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं, वो बहुत सारा जो लार बनाती है, वो ऐसे कोई एकदम प्रेशर जेट नहीं लगा हुआ कि खाना मुंह में रखा टप से सारा लार निकल के मिक्स हो गया, नहीं। जितनी देर आप उसको चमाएंगे उतनी देर लार प्रोड्यूस होगा, वो उसमें मिक्स होगा और उसके साथ वो जाएगा आपके पेट में। तो खाने को प्यार से ठीक से चबा के खाइए, आपका पाचन ठीक रहेगा, फाइबर रहेगा तो वो डाइजेशन को थोड़ा डिले करेगा, तो खाना अच्छे से पचेगा आपके स्टमक में। फिर उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां भी अच्छे से पचेगा। फिर जब वो आपके कोलोन में जाएगा, तो फाइबर तो उसी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो बॉडी में तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो खाने का वजन, वॉल्यूम वो बढ़ा देगा, तो निकल भी जाएगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। तो न्यूट्रिएंट्स का क्या यूज है, वो आप समझ गए। अब कुछ लोगों को टाइम नहीं है इतना सारा डाइट फॉलो करने के लिए, इतने टाइप के फ्रूट, इतने पल्सेस, इतने ये सीरियल्स, इतने स्प्राउट्स, ये सब ताम झाम करने के लिए टाइम नहीं है। तो इन दैट केस आप उस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं डाइट रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स। तो डाइट रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट क्या होता है वो समझ। डाइट रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन हो। एक आइडियल डाइट रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट क्या है वो समझिए। वो आप खुद से भी बना सकते हैं अगर, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो खरीद लीजिए बाजार से। तो आप किस ब्रांड का खरीदें वो अच्छा समझे, लेकिन डाइट रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा वो होता है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा हो। उसका जो कंपोजिशन पढ़िए, पर सर्विंग कितने ग्राम प्रोटीन देता है वो देखिए। पर सर्विंग का साइज क्या है, मान लीजिए आप एक बार में 25 ग्राम ले रहे हैं, वो पाउडर, अगर पाउडर के फॉर्म में वो पाउडर आप 25 ग्राम ले रहे हैं, तो उस 25 ग्राम में से प्रोटीन कितना है? अगर प्रोटीन 12.5 ग्राम या उससे ज्यादा ना हो तो वो डाइट रिप्लेसमेंट मील अच्छा नहीं है। 50% तो प्रोटीन होना चाहिए। उसके बाद 9 के 9 अमाइनो एसिड्स होने चाहिए।
सारे एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन होने चाहिए, क्योंकि आप डाइट रिप्लेस कर रहे हैं, डाइट नहीं ले रहे हैं, उसके बदले वो ले रहे हैं सप्लीमेंट। तो डाइट में आपको क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मतलब सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, अमाइनो एसिड्स, हार्मोन बनाने के लिए जो चीजें जरूरी है वो सारी चीजें मिलती है। और साथ में क्या मिलता है? फाइबर भी मिलता है, तो वो भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हो, और शुगर या तो ना हो या मिनिमल हो, कैलोरी मिनिमल हो, कार्बोहाइड्रेट या तो ना हो या मिनिमल हो, ये देख। तो अगर आपको डाइट को मॉडिफाई करने का टाइम नहीं है, तो आप अपने एक या दो डाइट को डाइट रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आप अपने डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट ले सकते हैं, तो डाइट रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो मैनुअल तरीके से किया जाता है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट उसका पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जितनी इफेक्टिव कैलोरी बर्निंग हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट से हो सकती है, वो दुनिया में कोई और तरीका नहीं कर सकता। वो वर्कआउट कुछ भी हो सकता है, साइकिलिंग हो सकती है, या जिम में जाके ट्रेडमिल पे दौड़ना हो सकता है, या स्किपिंग हो सकती है, स्विमिंग हो सकती है, कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। लेकिन अगर आप वो नहीं कर सकते, उसके कई रीजन हो सकते हैं। टाइम नहीं है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है भाई, सुबह शाम दोनों टाइम आपको एक एक घंटा टाइम देना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं एक ही टाइम में 2 घंटे कर ले, नहीं होगा, नहीं, बॉडी की कैपेसिटी नहीं है उतनी। 2 घंटे तक हाई एंड्योरेंस एक्सरसाइज करने के लिए फिर आपके सप्लीमेंट का खर्चा, अगर आप चाहें 2 घंटे एक साथ करना, तो एक साथ मत शुरू कीजिए, धीरे धीरे 2 घंटे पे पहुंचिए। लेकिन फिर आपका न्यूट्रिशनल इनटेक जो होना चाहिए सप्लीमेंट, वो हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा। क्योंकि बॉडी की इतनी एंड्योरेंस नहीं है कि आप एक साथ 2 घंटे तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकें। तो वर्कआउट, अगर आपकी बॉडी थकने लगेगी ज्यादा, मसल्स बोन्स वीक होने लगेंगे, और आपको भूख भी ज्यादा लगने लगेगी, थकान ज्यादा होने लगेगी, तो आप रेस्ट ज्यादा करने लगेंगे। तो जितना आप एक्सरसाइज करके वेट घटाएंगे, उतना तो बढ़ा लेंगे खा पी के और आराम करके। आपका काम, अब आप मान लो सुबह 2 घंटे जिम करके ऑफिस जा रहे हो, और पूरे दिन ऑफिस में बैठे हो, आपका काम अफेक्ट हो रहा है। वेट लॉस केवल दुनिया का एकमात्र गोल नहीं है ना, लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है सुबह 1 घंटे, शाम को 1 घंटे कीजिए। और ये पहले दिन से 1 घंटा मत शुरू कीजिए, 15-20 मिनट से शुरू कीजिए। 15-20 मिनट सुबह, 15-20 मिनट, और डेली 1-2 मिनट बढ़ाते जाइए। 2 महीने में आप 1 घंटे पे पहुंच, अगर आप 1.5 महीने में 1 घंटे पे पहुंच जाएंगे, चलेगा। बॉडी को हैबिट डेवलप करने दीजिए, अकोमोडेट होने दीजिए कोई भी नई एक्टिविटीज। और उसके बाद अगर आप वो किसी वजह से नहीं कर सकते, टाइम नहीं है आपके पास, या बाहर जाने के मौके नहीं है, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो जिसकी वजह से आप थक जाते हैं, या कोई ऐसी बीमारी है, या वजन बहुत ज्यादा है, घुटने में दर्द होने लगता है, कमर में, सांस बहुत फूल जाती है, या थोड़ी देर करने के बाद चक्कर आने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है, इस तरह की, या पहले से हार्ट या रेस्पिरेटरी कोई बीमारी है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए दुनिया में एक ही मशीन है जो बहुत हद तक इस एक्टिविटी को रेप्लिकेट करती है, 100% नहीं करती। 100% अगर कोई भी बोले, मैं भी बोलूं कि 2 घंटे दौड़ने के बराबर, आप सुबह शाम एक एक घंटा दौड़ने की बजाय 1 घंटा बीसीएम पे खड़े हो जाइए, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को, तो एकदम इक्वल इफेक्ट होगा? नहीं, एकदम इक्वल नहीं होगा, ये झूठ है। लेकिन लगभग 80-85% रेप्लीकेट करता है। तो ये जो 15% का आपको लॉस हो रहा है, उसको वो कंपनसेट भी करता है। कंपनसेट किस रूप में करता है? हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, आपके शरीर में ब्लड और वाटर के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लड के माइक्रो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और आपके हार्ट और लंग्स पे, आपके बोन्स पे, आपके जॉइंट्स पे एक्स्ट्रा वेट नहीं पड़ने दे। तो मतलब नुकसान तो 15% कैलोरी बर्न का ही होता है, 15 से 20%, लेकिन फायदे ये ज्यादा दे। तो अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकते, तो आपको बीसीएम की जरूरत है। अगर कर सकते हैं तो नहीं, लेकिन बीसीएम भी नहीं लेंगे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट भी नहीं करेंगे, तो वेट लॉस भी नहीं होगा। कर लो जो करना है, बिना वर्कआउट के वेट लॉस नहीं हो सकता। फिर बिना वर्कआउट के वेट लॉस होने के लिए वही तरीके हैं।
बेरियाटिक सर्जरी करा लो, लिपोसक्शन करा लो, तरह तरह की चीजें लोग, लेकिन उसमें वो सब क्या तरीका है? क्योंकि मैंने बताया था वेट लॉस गोल का तीसरा पड़ाव क्या है? दोबारा से ना बढ़े। वेट लॉस का तरीका वैसा चुनना चाहिए जिसको आपको लाइफ लॉन्ग फॉलो ना करना। तो अगर आपने वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट लिए हैं, तो सप्लीमेंट जब आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना बंद कर दोगे, दौड़ भाग कर रहे हो, या डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स आप घटा रहे हो, डाइट प्लान में चेंज करने की एकदम सब कुछ खाना बंद कर दिया, बहुत सारी चीजें खाना बंद कर दी, तो बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी। या आप वर्कआउट कर रहे हो, उसके लिए आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे हो, या डाइट रिप्लेसमेंट के लिए आप सप्लीमेंट ले रहे हो, तो जिंदगी भर तो नहीं खाओगे आप उसको। जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका गोल पूरा हो जाएगा, तो जब आप नॉर्मल हेल्दी डाइट पे शिफ्ट हो जाओगे, नॉर्मल डाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, नॉर्मल हेल्दी डाइट, जब आप शिफ्ट हो जाओगे जिससे आपको बैलेंस न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो धीरे धीरे बैलेंस डाइट पे भी एक साथ नहीं शिफ्ट होना है, धीरे धीरे सप्लीमेंट, जैसे अभी आपने क्या किया, अभी आपने जब एक्टिविटी शुरू की, धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ाई और सप्लीमेंट से उसको, जो बॉडी में कमी हो रही थी उसको सप्लीमेंट किया, वैसे ही धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे जब आपका टारगेट जो है वो पूरा हो जाए, तो एक साथ नहीं कि भैया आप 20 किलो होना था कम, 20 किलो हो गया, कल से सप्लीमेंट बंद और नॉर्मल खाना शुरू, ऐसा नहीं करना हो। धीरे धीरे सप्लीमेंट्स को कम करते हुए और नॉर्मल डाइट पे धीरे 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 शिफ्ट होना है, नॉर्मल हेल्दी डाइट पे। नॉर्मल डाइट का मतलब नहीं कि ये बर्गर शुरू हो गया, पिज्जा शुरू हो गया, अभी तो मजे आ गए, मेरे वेट लॉस हो गया। भाई सिंपल, तो लोग कई बार सवाल पूछते हैं दोबारा से वेट तो नहीं बढ़ेगा? अब भाई तुमने खा खा के वेट बढ़ाया था, दोबारा से खा खा करोगे तो वेट बढ़ेगा? हार्मोनल इम्बैलेंस था, हमने ठीक कर लिया, तो जिस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था वही का एक्टिविटीज फिर से करोगे, फिर से हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, फिर से वेट बढ़ेगा। मान लीजिए किसी को माउथ कैंसर हो गया, उसने पान मसाला गुटखा, वो क्या होता है, बोलो जुबा केसरी शुरू किया, अमिताभ बच्चन, ये क्या नाम है उसका, वो अजय देवगन और अक्षय कुमार से इंप्रेस होकर इंस्पायर होकर के जुबा केसरी खाना शुरू किया, मुंह में कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इलाज किया, थेरेपी, कीमोथेरेपी किया, रेडियोथेरेपी किया, कैंसर ठीक कर दिया। वो दोबारा से जुबा केसरी करे तो नहीं होगा कैंसर दोबारा? डेफिनेटली होगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, परमानेंट तब होगी जिस वजह से आपका वेट लॉस बढ़ा था उसको आपने रिवर्स किया, खर्चा भी किया, मेहनत भी की, उसको वापस से आप अपने शेप में ले आए। वापस से वो गलती दोबारा मत करो, क्योंकि वेट लॉस किसी चीज की कमी से नहीं हुआ था, वेट लॉस किसी ना किसी चीज की गलती से हुई, तो वो गलतियां दोबारा करोगे तो दोबारा वेट गेन होगा। तो इस प्रोसेस में आपको अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने एक्टिविटीज को ये भी समझाना है कि भैया ये गलतियां दोबारा नहीं करनी है। उसके बाद एक्सरसाइज। अब जिंदगी भर जिम जाने, वैसे फिजिकल एक्टिविटी करना, एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, आप जिंदगी भर मेंटेन नहीं कर सकते उसको, जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट है डेली 2 घंटे के लिए, एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता। टाइम मैनेज करना, डेली ये चीजें रूटीन में मैनेज करना, लेकिन लाइट एक्सरसाइज तो करना चाहिए, वीक में 2-3 दिन कम से कम लाइट एक्सरसाइज तो करना चाहिए, वो हेल्दी रहने के लिए जरूरी। तो एक्सरसाइज भी एक साथ नहीं छोड़ देना है, लेकिन अगर आप वेट बढ़ाने वाले फैक्टर्स को कर्टेल कर देंगे अपनी लाइफ में, तो एक्सरसाइज को धीरे धीरे कम कर देंगे, छोड़ भी देंगे, तो वेट दोबारा नहीं बढ़े। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज का रिलेशन केवल वेट से नहीं है, अच्छी सेहत से भी। एक्सरसाइज के और भी बहुत, वेट लॉस के अलावा एक्सरसाइज या वर्कआउट के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो जब आपने अपनी आप को एक बार आदत डाल दिया है, तो चलो, जब तक वेट लॉस करना है तब तक तो आप टाइट शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, सुबह भी जिम जा रहे हो, शाम को भी जिम जा रहे हो, या सुबह भी जॉगिंग पे जा रहे हो, शाम को भी जॉगिंग पे जा रहे हो, दूसरी चीजों में कम टाइम मिल रहा है, शांति नहीं है लाइफ में। तो जब हो गया, तो सुबह शाम एक एक घंटा जा रहे हो, उसको कम करके आधा आधा घंटा कर दो, 20, या रोज जा रहे हो हफ्ते में, उसको हफ्ते में 3 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, ऐसा कर सकते हो। छोड़ भी दोगे तो बढ़ेगा नहीं, अगर आपने आदतें फिर से नहीं बिगाड़ी तो। वैसे ही सेम चीज लागू होता है बीसीएम मशीन पे। अब रोज सुबह शाम 15 मिनट 15 मिनट यूज कर रहे हो, जब आपका टारगेट पूरा हो गया तो आप उसके बाद एक ही बार यूज करो, या सुबह शाम 5-5 मिनट यूज कर लो, वो मेंटेनेंस के लिए, तो मेंटेन रहेगा। लेकिन बीसीएम के मामले में वही एक एडवांटेज बता रहा हूं। एडवांटेज क्या होता है कि मान लो आप जिम जा रहे हो, अब आपने सुबह शाम 2 टाइम जिम गए, या 2 घंटे जिम एक्सरसाइज किया, हर महीने जिम वाले को 2-3 हजार रुपये पे किया, जब आपका वेट लॉस हो गया, चलो मेहनत पड़ी, घुटने पे जोर पड़ा, वो सब थोड़ी देर के लिए साइड करो, वेट लॉस हो गया, तब आपको मेंटेन करने के लिए भी जिम जाते रहना पड़ेगा, टाइम देते रहना पड़ेगा, पैसा देता रहना पड़ेगा।
टाइम कम कर सकते हो आप, पैसा भी हो सकता है थोड़ा कम हो जाए, लेकिन देते तो रहना पड़ेगा। लेकिन बीसीएम में ये एक एडवांटेज है कि एक ही बार में दे दिया, एक ही बार जो पैसा लगाना था लगा दिया, उसके बाद जब तक वेट लॉस करना था तब तक 2 बार करो, उसके बाद एक ही बार करो। अपने घर में है तो ना तो गर्मी की टेंशन, ना बरसात की टेंशन, ना जाने आने की टेंशन, ना टाइम की टेंशन। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि जिम में अगर आपके परिवार में मान लो, मैंने कहा ना एक्सरसाइज की जरूरत सबको है, वेट लॉस की जरूरत हो सकता है परिवार में सबको ना, लेकिन वर्कआउट की एक्सरसाइज की जरूरत तो सबको है। तो सारे लोग जिम जाएंगे नहीं, किसी को बोलोगे तू भी चल, अरे मेरा कहाँ वजन ज्यादा है, मैं तो फिट हूं। ये सब बोल, बहुत सारे लोग केवल फिट फिट रहने के लिए भी जिम जाते हैं, ऑलरेडी फिट होते हैं और फिट होने के लिए, फिट रहने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते ऐसे। लेकिन बीसीएम अगर घर में आएगा तो उसको आसानी से पूरा परिवार यूज कर सकता है। जिनको वेट लॉस करना है 2 बार यूज करो, जिनको मेंटेन करना है या सिर्फ फिट रहना है 1 बार यूज करो। एक ही खर्चे में पूरा परिवार हेल्दी रहेगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज। तो अगर आप टीएन्स की मदद से वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या क्या सप्लीमेंट्स आपको यूज करने चाहिए। अगर आप डाइट रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप टीएन्स का प्रोटीन पाउडर और फाइबर को मिक्स करके शेक बना करके इस्तेमाल करें 1 या 2 बार। और साथ में स्पाइरुलिना खाएं, क्योंकि स्पाइरुलिना दुनिया का सबसे अद्भुत और होलसम न्यूट्रिशन है। खाने की वजह से आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने। ठीक है। दूसरा, अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आप ओमेगा और जिंक ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका हार्मोनल बैलेंस धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। वैसे बीसीएम मशीन की थेरेपी से भी हो सकता है और दूसरी थेरेपी मशीन भी, लेकिन मैं सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूं। ओमेगा और जिंक से हार्मोनल बैलेंस ठीक होने लगता है। उस, वो आपके हार्मोनल फंक्शन को, एंडोक्राइन के फंक्शन को ठीक करता है। तो जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो वेट गेन ट्रिगर हो रहा है वो नहीं हो। अगर आपका वेट स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, स्ट्रेस की वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, तो इन दैट केस हेड केयर apparatus की थेरेपी करना सिर पे आपके लिए अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म की वजह से अगर आपका वेट खराब है, तो डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म खराब क्यों होता है, या तो स्टमक की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, लिवर की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, या इंटेस्टाइन की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, या ब्रेन का स्ट्रेस वाला। तो स्ट्रेस वाले को तो हमने कर लिया। अगर स्टमक का इश्यू है, स्टमक में इश्यूज हो रहे हैं, तो आपको जिंक और फाइबर, तो फाइबर आप ले सकते हो अलग से भी, अगर आपको डाइट रिप्लेसमेंट नहीं भी कर रहे तो जिंक और फाइबर लीजिए। वो स्टमक के फंक्शनिंग को ठीक करेगा, क्योंकि फाइबर डाइजेशन, जो सॉल्युबल फाइबर है आपके खाने में खुल जाएगा, डाइजेशन को डिले करेगा, स्टमक खाने को अच्छे से पीसेगा और कॉन्स्टिपेटेड भी नहीं रहने देगा। और जो जिंक है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। तो आपका डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है तो इंटेस्टिनल फ्लोरा के लिए, इंटेस्टिनल हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है एफओएस पाउडर। वो एक प्रीबायोटिक है। आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरिया होता है, जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, उसकी हेल्थ को वो प्रमोट करता है, जिसकी वजह से आपका गट हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर लिवर की समस्या है तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल, बहुत सारे डाइटिशियन भी रिकमेंड करते हैं वर्जिन कोकोनट ऑयल और टीएनस के साथ। सबसे कि इंडिया में जितने भी वर्जिन कोकोनट ऑयल अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो वर्जिन कोकोनट ऑयल और चिटोसन का सेवन कीजिए। अगर आपको इंसुलिन के प्रोडक्शन से रिलेटेड इश्यू है या आप डायबिटिक है तो उस केस में आप जिम्निमा का सेवन कर सकते हैं। आपकी पेनक्रियाज की हेल्थ ठीक होगी। जब पेनक्रियाज की हेल्थ ठीक होगी तो इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो जो आप खाने में शुगर ले रहे हैं वो अच्छे से सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे, तो ब्लड में शुगर लेवल हमेशा मिनिमल लेवल पे रहेगा और कार्बोहाइड्रेट का जो फैट में डिपोजिशन है वो भी, कार्बोहाइड्रेट भी यूटिलाइज हो जाएगा और जो बचेगा वो निकल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का फैट कन्वर्सन डिपोजिशन थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा।
लेकिन ये पता कैसे चले? नॉर्मल चीजों में तो आप पता कर लेंगे कि मेरे को, मैं खाती ज्यादा हूं या खाता ज्यादा हूं या दिन भर पड़ा रहता हूं, कुछ हरकत नहीं करता हूं, उसकी वजह से बढ़ा हुआ है। लेकिन जब हार्मोनल प्रॉब्लम है या मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कि हार्मोनल प्रॉब्लम है तो क्या है, कौन सा अंग मेरा सही से काम नहीं कर रहा है, किडनी ठीक से सिग्नलिंग नहीं कर रहा है, थाइमस ग्लैंड ठीक से सिग्नल, या पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम की ही बैंड बजी हुई है, इंटेस्टाइन ठीक से काम नहीं कर रहा है, कि लिवर का गड़बड़ है, पेनक्रियाज में गड़बड़ है। फैट मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गॉल ब्लैडर। क्यों? क्योंकि बाइल की वजह से होता है फैट मेटाबॉलिज्म। तो लिवर का और गॉल ब्लैडर दोनों की फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लिवर बाइल प्रोड्यूस करेगा और जो गॉल ब्लैडर है उसको वो स्टोर करता है, और जब जरूरत पड़ती है तो इंटेस्टाइन को देता है। तो फैट बढ़ रहा है यानी फैट का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है। मेटाबॉलिज्म मतलब एनर्जी में ठीक से कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसका रीजन ये भी हो सकता है कि बाइल का या तो लिवर में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, या गॉल ब्लैडर की फंक्शनिंग में कुछ इश्यू है। और ये अगर लंबे समय चलेगा तो गॉल ब्लैडर में स्टोन भी हो जाएगा, फिर आपको ऑपरेशन करा के गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ेगा, दर्द झेलोगे वो अलग से। तो ये पता कैसे चलेगा कि गड़बड़ कहाँ हो रही है? उसके लिए आपको बहुत सारे रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका एक्यूलाइफ आराम से चेक कर सकता है कि आपके वजन बढ़ने का रीजन क्या है। आराम से चेक कर सकते हैं। तो एक्यूलाइफ से एक बार फुल बॉडी चेकअप कर लीजिए। अगर आपके पास एक्यूलाइफ नहीं है तो जिसके पास है उससे करवा लीजिए। और उसके बाद अगर आप फ्री वाला वेट लॉस रेजीम फॉलो कर सकते हैं, यानी डाइट मैनेजमेंट, अच्छा हेल्दी बैलेंस्ड डाइट लेना, और सुबह शाम दोनों टाइम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, अच्छा वाटर इनटेक, और अच्छे से शांति से सोना, ये चार चीजें अगर आप कर सकते हैं तो आपका वेट लॉस फ्री में भी हो जाएगा, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तब तो पैसा खर्चना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप एक्सरसाइज और डाइट को सही कर लेते हैं तो कम खर्चना। अगर आप किसी भी वजह से ये नहीं कर सकते तो थोड़ा पैसा खर्च कर लो। वेट लॉस में सिंपल गणित है, एफर्ट बढ़ा दो, कंट्रोल बढ़ा दो, तो खर्चा घट जाएगा। अगर आप एफर्ट नहीं बढ़ा सकते, कंट्रोल नहीं, कंट्रोल मतलब जीभ पे, जुबान पे कंट्रोल, स्वाद पे कंट्रोल, एफर्ट मतलब एक्सरसाइज, एफर्ट बढ़ा दो और कंट्रोल बढ़ा दो, तो खर्चा आपका कम हो जाएगा। अगर एफर्ट नहीं बढ़ा सकते, वजह चाहे जो भी हो, आप आलसी हो या टाइम नहीं है या जो भी वजह, वजह में नहीं जाएंगे, एफर्ट नहीं बढ़ा सकते, कंट्रोल नहीं बढ़ा सकते, चटोरापन नहीं छूट रहा है, तो खर्चा बढ़ा दो। सिंपल है, आसान नहीं। वेट लॉस के बारे में एक चीज ध्यान में रखिए, सिंपल है, आसान। और एक रूटीन के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ वेट लॉस की जर्नी शुरू करो। अचानक से रातों रात नहीं होने वाला। और धीरे धीरे रूटीन में उसको छोड़ो भी। शरीर को ओवरनाइट कोई आदत लगती नहीं है, चाहे वो बुरी आदत हो या अच्छी आदत। एक दिन सिगरेट पी लिया तो सिगरेट पीने की आदत हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो वैसे ही अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, शरीर उसको डेवलप करने में टाइम लेता है। और वो टाइम फ्रेम डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन 45 डेज टू 90 डेज हो सकता है। किसी को कोई अच्छी आदत या बुरी आदत 45 दिनों में लग जाती है, किसी को वही लगने में 90 दिन तक लगते हैं। तो वैसे ही आपको फुल फ्लेज्ड वेट लॉस शुरू होने में, अच्छा वेट लॉस शुरू होने में 45 दिन से लेकर के 90 दिन तक लग सकते हैं। तो कोई वेट लॉस का काम शुरू करो, जिम जाना शुरू किया, एक्सरसाइज करना शुरू किया, 15 दिन के बाद खड़े हो गए। यार कुछ लोग तो रोज ही खड़े होते हैं सुबह शाम कांटे पे, अरे यार 15 दिन से कर रहे हैं तो कांटा हिल ही नहीं रहा। आपकी बॉडी ने हो सकता है हैबिट डेवलप नहीं किया, आपका मेटाबॉलिज्म नहीं सुधरा है। इट मे टेक टाइम अप टू 45 डेज, 50 डेज। तो किसी भी रेजीम को शुरू करने के बाद 90 दिन दीजिए कम से कम उसको। और छोड़ने में भी वो जो प्रोसेस है छोड़ने का, वो भी 90 दिन का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे अब तो बस मेरे को 60 चाहिए था, अब तो कांटा 59 पे पहुंच गया, अगले दिन से ये सब बंद नहीं। इसको कम करते 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 90 दिन लीजिए, पूरा पूरा कंप्लीटली बंद करने के लिए आपका दोबारा वेट नहीं बढ़ेगा। उसको कूलिंग ऑफ पीरियड बोलते हैं। वेट लॉस के बाद अगर आप
मेडिकल टर्मिनोलॉजी दे तो कूलिंग ऑफ पीरियड है। जो भी आप रूटीन अपने वेट लॉस के जर्नी के दौरान फॉलो कर रहे थे, उसको छोड़ने के लिए पूरा जो टाइम होना चाहिए वो 90 दिन होना चाहिए। पहले उसको आधा करो, फिर उसको ऑल्टरनेट डे करो, फिर हफ्ते में 3 दिन करो, 2 दिन करो, फिर बंद करो। ऐसा नहीं कि आज हो गया तो कल से बंद, ऐसा कर देंगे तो वेट फिर से बाउंस बैक करें, क्योंकि बॉडी में फिर से खलबली मचेगी, अरे यार कल तक तो ये मिल रहा था अब कहाँ गया। अचानक से कोई भी रूटीन चेंज करेंगे तो ये खलबली बॉडी में मचेगी। खलबली मचेगी तो अचानक से हार्मोनल इम्बैलेंस ट्रिगर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ट्रिगर हो सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि वेट लॉस कैसे करना है। वेट लॉस के जो जनरल रीजंस होते हैं वो आपको खुद ही पता होते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उन पे काम ईमानदार अगर आप हैं तो। लेकिन आप खूब ठूस ठूस के खाते हैं और बोलते फिरते नहीं मैं तो कुछ भी नहीं खाती, मैं तो कुछ भी नहीं खाता। तो अगर आप ईमानदार हैं तो आपको पता होगा जो जनरल रीजंस हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के और हार्मोनल इम्बैलेंस के जो रीजंस हैं, या किसी मेडिसिन के साइड, वो सब रेयर होते हैं, किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो जाए, स्टेरॉइड्स वगैरह के, या जो मेंटल डिसऑर्डर्स की मेडिसिन चलती है वो सब चीजों में। तो वो सब चीजों के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, और आपको बहुत सारे एक्सपर्ट ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक्यूलाइफ इज मास्टर। क्या रीजन है वो ढूंढ के बता देगा आपको एग्जैक्टली कि किस चीज को आपको ठीक करने की जरूरत है, और उसको ठीक करना शुरू कर दीजिए। वेट लॉस जरूर। और दिमाग में हमेशा रखिए कि वेट लॉस के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, आपका वेट कितना भी जिद्दी हो, टीएंस की हेल्प से लॉस जरूर होगा। बस आपको एग्जैक्ट रीजन फाइंड आउट करने की जरूरत। बाकी आप गलत तरीके पे, आपको जाना अगर पटना है, और आप बैंगलोर के रास्ते में साइकिल से चले जाओ, पैदल चले जाओ, ट्रैक्टर पे चले जाओ, कार में चले जाओ, चाहे आप बीएमडब्ल्यू में चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, नहीं पटना नहीं पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि आपने रास्ता गलत चुना है। तो अगर आपको मंजिल सही से नहीं पता होगी, आपको रीजन सही से नहीं पता होगा, तो डेफिनेटली आपको रास्ता भी सही नहीं मिलेगा। अगर आपका रास्ता ही गलत है तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो ईमानदारी से वेट लॉस करने की, लेकिन अगर सही रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो शायद आपको आपके वजन बढ़ने का रीजन ठीक से नहीं पता है। तो सबसे पहले रीजन का असेसमेंट करवा लीजिए, और उसके बाद वेट लॉस को, अपने वेट लॉस के मॉड्यूल को रीडिजाइन कीजिए बेस्ड ऑन द रूट कॉज। रूट कॉज एनालिसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये था जो मुझे आज कहना था। रिकॉर्डिंग बंद करें।